हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नबील सलीम और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग मेड इजी। आज हम लोग अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 का यूनिट नंबर 1 ऑर्थोपेडिक नर्सिंग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नर्सिंग पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम लोग ये वाले जो पेशेंट्स हैं, काफ़ी कॉमनली तौर पर इनका भी आमना सामना होता रहता है हॉस्पिटल साइड पर। तो हम लोग फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई अच्छा, इन पेशेंट्स को ये बीमारी है, यानी कि हम लोग देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे, उनकी बीमारी को समझ पाएंगे और फिर हम लोग उसको ट्रीट कर पाएंगे, बिकॉज वी आर नर्सेस। ओके, तो हम लोग फिर अपना आज ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो, ठीक है, relate the normal anatomy and physiology of the musculoskeletal system to alterations of normal structures and functions, display the ability to assist in carrying out diagnostic procedures related to the musculoskeletal system, and also recognizes and reports the abnormalities in the results, identify the needs of the client with different types of tractions and amputations, use necessary concepts in identifying potential complications associated with musculoskeletal disorders, utilize nursing process in delivering care, promoting and maintaining the optimal wellness of clients with musculoskeletal disorders. Sixth one, collaborate with other members of the healthcare team in healthcare teaching and discharge planning. Incorporate relevant research findings in designing a plan of care for clients with musculoskeletal disorders. Understands and performs neuromuscular assessment independently on patients having musculoskeletal disorder. Demonstrate pre and post operative nursing care patients with musculoskeletal surgeries. इसमें फिर आ जाती है हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, फ्रैक्चर, एम्पुटेशन, पैकेट्स डिजीज़ एंड गाउट, ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, बोन ट्यूमर्स, ट्यूबरकुलोसिस। ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आज हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने इस लेक्चर को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है, तो मैंने बोला कि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ सके और चीज़ें मतलब कि ये नहीं भागम भागना हो रही हो कि बहुत जल्दी जल्दी लेकर जाई जाएँ। इनको तहम्मुल से और जो है ना सब्र के साथ हम लोग सुकून से पढ़ेंगे इसको, सही है, एक एक करके चीज़ों को। अच्छा जी, ऑर्थोपेडिक। Three main parts of the musculoskeletal system are the bones, joints, muscles. हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो 3 बड़े पार्ट्स पर मुश्तमिल है: बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स। Musculoskeletal system includes the bones, joints and muscles, tendons, ligaments, bruises of the body. इसके अंदर बोन्स आ जाती हैं, जॉइंट्स आ जाते हैं, टेंडन्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिगामेंट्स आ जाते हैं, फिर ब्रूजे आ जाते हैं ऑफ द बॉडी। बोन्स तो हम आप सबको पता है, जोड़ का सबको पता है। बाकी जो टेंडन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये वो फाइब्रियस टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन को मसल के साथ जोड़ते हैं या मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं, टेंडन्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो कि बोन टू बोन आर्टिकुलेशन करवाते हैं। और इसके अलावा ब्रूजे क्या होता है, ब्रूजे ये वो फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, ठीक है, थैली नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हाई फ्रिक्शन एरियाज पर मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारी नी हो गई, ठीक है। इनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि लुब्रिकेशन और फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉमन एंड अफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स। जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जुड़ी होती हैं इन स्ट्रक्चर्स के साथ, ये आम तौर पर
हर एज फैक्टर के जो लोग होते हैं ये उनको मुतासिर करती है। ये नहीं कि स्पेसिफिकली तौर पर सिर्फ बूढ़े ही मुतासिर होते हैं, जवान नहीं होते। यानी कि हर एज ग्रुप के जो पर्सन है वो इससे मुतासिर हो सकते हैं। Problems with the musculoskeletal system are generally not life-threatening, but they have a significant effect on the patient's normal activities and productivity. Nurses in all practice areas encounter patients with changes in musculoskeletal function. इन्होंने बोला है कि जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर जो बीमारियां वगैरह आ जाती हैं या कह लो अल्ट्रेशंस वगैरह आ जाती हैं, वो आम तौर पर कह लो कि जानलेवा नहीं होती, इतनी फैटल नहीं होती कि पेशेंट की जान ही ले लें, लेकिन उनकी वजह से पेशेंट की जो ज़िंदगी की प्रोडक्टिविटी है ना, वो बहुत काफ़ी तरह से कह लो बुरी तरह से मुतासिर होती है। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका लाइफस्टाइल, सही है, इसकी वजह से काफ़ी मुतासिर होता है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। और नर्सिस जो मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस के अंदर मौजूद होती हैं, यानी कि हॉस्पिटल सेटिंग की अगर बात की जाए, तो उनका जो है ना आमना सामना होता रहता है इस टाइप के पेशेंट से जिनको मस्कुलोस्केलेटल के इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की थोड़ी बात करें तो द बोनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर वाइटल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स. The bony skeleton provides a framework to support body structures. The bone matrix stores calcium, phosphorus, magnesium, and fluoride. More than 98% of the total body calcium is present in bone. अब इन्होंने क्या बोला है इसके अंदर, इन्होंने बोला है कि जो हमारे बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे हड्डी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, बने हुए, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो कि हमारे बहुत ख़ास ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी अगर हमारे पास मौजूद होंगे तब भी हमारा सर्वाइवल जो है ना पॉसिबल है, उन वाइटल ऑर्गन्स को, उन एसेंशियल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ट आ जाता है, ब्रेन आ जाता है हमारा, और फेफड़े जिन्हें हम लंग्स कहते हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं। इसके अलावा लिवर और किडनी वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, लिवर भी प्रोटेक्टेड ही होता है रिब्स के ज़रिए से। और ये क्या करते हैं जी, ये जो बोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर हम लोग अपनी लॉन्ग बोन्स की ख़ास तौर पर अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पर कह लो कि हमारे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, ये जो इस तरह के मिनरल्स हैं ना, ये क्या करते हैं जी, वहाँ पर जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, कि इन केस अगर बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो इनका इस्तेमाल करती है। बाकी ये जो मिनरल्स की स्टोरेज साइट के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है, हमारा स्केलेटन जो है, और तकरीबन अगर पूरी बॉडी का तकरीबन 98% जो कैल्शियम होता है ना, वो हमारी हड्डियों के अंदर स्टोर होता है, जबकि जो रिमेनिंग 2% है ना, कुछ किताबों के अंदर 98 लिखा होता है, कुछ के अंदर 99 लिखा होता है। तो हम जनरली तौर पर मान के चलते हैं कि 98 से 99 के बीच में है। ठीक है, और जो रिमेनिंग 2 या 1% है ना, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो यही है, इससे आगे चलते हैं। इन एडिशन द रेड बोन मैरो लोकेटेड विद इन द बोन कैविटीज प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड हेमेटोपोइसिस. Joints hold the bones together and allow the body to move. The muscles attached to the skeleton contract, moving the bones and producing heat, which helps to maintain body temperature. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारा रेड बोन मैरो होता है, जो कि हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद होता है, ख़ासतौर पर अगर बोलें हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर जो है ना कैविटी मौजूद होती है, जिसके अंदर हमारा रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो मौजूद होता है, और जो इसकी जो एपीफाइसिस वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर कह लो कि रेड बोन मैरो मौजूद होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के सेल्स की फॉर्मेशन करने के लिए। आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, प्लेटिलेट्स हो गए, या कोई भी बॉडी के सेल्स कह लो, वहाँ पर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं हमारे रेड बोन मैरो के अंदर, जो कि हेमेटोपोइसिस के ज़रिए से सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जॉइंट्स का काम क्या होता है जी, जॉइंट्स एक दूसरे के साथ, दो बोन्स जब एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट होती हैं, जुड़ती हैं, तो हम उन्हें जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाने में
मदद करते हैं और हमारे बोनी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको स्टेबलाइज करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा बोन्स कह लो कि अटैच होते हैं, स्केलेटन कॉन्ट्रैक्ट मूव द बोन एंड प्रोड्यूसिंग हीट। अच्छा, जब हम लोग जो हमारे मसल्स वगैरह है वो भी कह लो आर्टिकुलेट होते हैं, कह लो जुड़ते हैं, चिपकते हैं एक तरह से, कह लो हमारी बोन्स के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कह लो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उसके ज़रिए से मूवमेंट जनरेट होती है। जब मूवमेंट जनरेट होती है तो हमारे मसल्स कह लो हीट प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट की वजह से, और हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहता है। इस तरह से कह लो एक सीक्वेंस चल रहा होता है। अच्छा, अब कुछ हमारे जो है ना मसल्स वगैरह आ जाते हैं जो कि कुछ हमारे को याद रखने चाहिए, जो कि कॉमनली तौर पर इनका आमना सामना भी होता ही रहता है। जैसे ट्रेपीजियस होते हैं जो ये वाले होते हैं, इसके अलावा डेल्टॉइड जहाँ पे आईएम इंजेक्शन लगता है। फिर एब्डोमिनलिस आ जाता है, रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं इसे, ठीक है। फिर ऑब्लिक्स आ जाते हैं जो साइड पर होते हैं। फिर एबडक्टर्स, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटस मैक्सिमस जहाँ पर आपके आईजी इंजेक्शन लगता है, ठीक है। काफ्स जिन्हें हम लोग गैस्ट्रोसिनेमियस भी कहते हैं। फिर सोलियस और बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इसके अलावा ब्रेकियालिस आ जाते हैं जी, ठीक है। तो ये कुछ मसल्स हैं, और स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड और ये सब मसल्स हैं, ठीक है। इनको आप रिव्यू कर लेंगे कि कर लीजिएगा, ये भी मसल्स ही हैं। अब हम लोग स्केलेटन पे आ जाते हैं। अगर हम लोग स्केलेटन की बात करें, एक अडल्ट स्केलेटन की, तो उसके अंदर 206 या 206 बोन्स मौजूद होती हैं। अब इसके अंदर हम लोग इसकी डिवीज़न करते हैं, जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जब हम पहले इसको समझ रहे थे सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर, सेमेस्टर वन में, तो उसको भी हम लोग ने क्या किया था, स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक्सियल और अपेंडिकुलर। जो सेंटर का हिस्सा होता है वो कहलाता है एक्सियल, जो साइड के हिस्से होते हैं जिसमें हमारी पेरिफेरीज आ जाती हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स मौजूद होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स मौजूद होती हैं। और अगर इन दोनों को मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो ये 206 बोन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये हमारी कुछ बोन्स भी हैं, इनके भी हम ज़रा देख लेते हैं थोड़ा। क्लेविकल, स्टर्नम, स्कैपुला, इलियम, इस्चियम, कोकेक्स, ह्यूमरस। बाकी ये सब तो आपको वैसे रट गई होंगी क्योंकि अब तक तो इतनी दफ़ा ये आ चुकी हैं। अच्छा, अब हम फंक्शन पे आ जाते हैं बोन्स के। स्टेबलाइजिंग एंड सपोर्टिंग द बॉडी, प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर मसल, लिगामेंट एंड टेंडन अटैचमेंट, प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो, हेमेटोपोइसिस, storing mineral salts including about 99% of the body's calcium, protecting internal tissues and organs। वही जो हम पीछे बात करके आए हैं कि भाई स्टेबलाइज करती है और सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को, एक सरफेस प्रोवाइड करती है, यानी कि एक जगह फराहम करती है कि हमारे लिगामेंट्स, हमारे मसल्स, हमारे टेंडन्स जो हैं इसके ऊपर अटैच हो पाएँ या आर्टिकुलेट हो पाएँ, ठीक है। और हमारे रेड ब्लड सेल्स की भी कह लो बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होती है, बनते हैं वो, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हेमेटोपोइसिस, जो कि हमारे रेड बोन मैरो के अंदर हो रहा होता है। और इसके अलावा मिनरल सोल्ट्स वगैरह भी स्टोर होते हैं, जैसे हमने पीछे बात की थी कि कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोराइड, मैग्नीशियम वगैरह। और बाकी 99% कैल्शियम हमारे बोन्स में स्टोर होता है, 98 से 99। और बाकी हमने बोला था कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो सर्कुलेट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये भी कह लो स्टोरेज साइट के तौर पे भी काम करती है। और इसके अलावा हमारे इंटरनल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को भी, जो कि वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है। बोन सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट। जो ओस्टियोब्लास्ट होता है ये वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे बोन सेल्स को फॉर्म करने का, बनाने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिक बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। और अगर ओस्टियोक्लास्ट की बात करें तो ये एक किस्म के कह लो मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पुराने
बोन सेल्स को बोन के ऊपर से कह लो उतारने का काम कर रहे होते हैं, रिमूव करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन करते हैं हमारे ओल्ड बोन टिश्यूज़ को, ताकि न्यू बोन सेल्स जो हैं उनकी जगह पर आ सकें। पार्टिसिपेट इन बोन रीमॉडलिंग बाय असिस्टिंग इन द ब्रेक डाउन ऑफ बोन टिश्यू। और ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं जी, ये वो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं जो कि हमारी बोन को जिसकी हमारी बोन बनी हुई होती है, ठीक है। पूरी जो हमारे बोन का जो सॉलिड स्ट्रक्चर पूरा एक दिख रहा होता है ना, वो ओस्टियोसाइट्स का बना होता है, यानी कि जो मेच्योर सेल्स हैं ना बोन के, उनका बना हुआ होता है। जॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो दो या दो से ज़्यादा बोन्स जब एक जगह पर जॉइंट टुगेदर होती हैं, जुड़ती हैं, तो उसको ही हम लोग जॉइंट कहते हैं, कह लो जोड़ कहते हैं। और जॉइंट का काम क्या होता है कि भाई बोन्स को स्टेबलाइज करना, ठीक है, ताकि स्टेबलाइज अगर बोन्स होंगी तब ही वो स्टेबल मूवमेंट जो है प्रोड्यूस कर पाएंगी। और हर जॉइंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट टाइप की कह लो एक मूवमेंट को जनरेट करता है। अगर हम लोग इसकी टाइप्स की बात करें जॉइंट्स की, तो हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है साइनोवियल और एक होती है नॉन साइनोवियल जॉइंट्स। जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं जी, ये वो जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है और जॉइंट कैप्सूल के अंदर होते हैं। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड बीच में होता है, ये फ्रिक्शन को और लुब्रिकेशन को, शॉक एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये कॉन्डाइलॉइड जॉइंट और भी बहुत सारे एक दो और जॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग नॉन साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे वो तमाम जॉइंट्स आ जाते हैं जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद नहीं होता और साइनोवियम मेम्ब्रेन भी मौजूद नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, जो दो वर्टिब्राज हैं उनके बीच में एक कार्टिलेजिनियस पैड होता है, जो डिस्क मौजूद होती है, वो कह लो कि वो क्या है, साइनोवियल जॉइंट नहीं है, वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, तो वो भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा अगर हम लोग अपने स्कल की बात करें तो उसमें जो हमारे पैराइटल्स, फ्रंटल वगैरह एक दूसरे के साथ सुचर्स के ज़रिए से जुड़ रहे हैं ना, तो वो फाइब्रियस जॉइंट्स हैं, वो भी साइनोवियल जॉइंट्स नहीं है। तो ये जो जॉइंट्स है ना, ये वाली जो कैटेगरी है, ये नॉन साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर आती है। इसके अलावा अगर हम लोग मसल्स की बात करें, स्केलेटल मसल्स आर ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स और फाइबर्स। दीज फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस मूवमेंट when they receive a stimulus from CNS, Central Nervous System. CNS is responsible for voluntary and involuntary muscle function. स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं जी, ये एक ग्रुप होता है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स का, यानी कि वो सेल्स जो कि यानी कि एबिलिटी रखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सही है, कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं वो। ये जो है फाइबर्स या ये जो सेल्स होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, जिन्हें हम लोग स्केलेटल मसल्स कह रहे हैं, इनको जो सिग्नल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल मिलता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से वहाँ से सिग्नल आता है, तभी ये अपनी जो है ना कह लो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो फिर उसके ज़रिए से ही ये जो हमारी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वगैरह हैं, मसल के जो फंक्शन है वो जनरेट हो पाता है। अगर वॉलंटरी की बात करें तो ये हमारे जैसे हम लोग अपने हाथ को हिलाना चाह रहे हैं, पैर को हिलाना चाह रहे हैं, चलना चाह रहे हैं, तो ये इस किस्म की जो एक मूवमेंट है ना, ये वॉलंटरी है, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक होती है इनवॉलंटरी मसल फंक्शन या मूवमेंट कह लो, जैसे कि हमारी पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट जो कि हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन्स के अंदर हो रही है। इसके अलावा हमारे हार्ट की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रही होती है, सही है, तो वो भी आ जाती है इसके अंदर, वो इनवॉलंटरी तौर पे हो रही है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ये जो इस किस्म की जो मूवमेंट्स वगैरह है, सही है, ये जो फंक्शंस हैं, इनको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग टेंडन और लिगामेंट्स की बात करें, हमने शुरू में भी हल्का सा डिस्कस किया, अभी भी देख लेते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं जी, टफ फाइब्रियस पोर्शंस होते हैं मसल के, जो कि अटैच करते हैं मसल को बोन के साथ। लिगामेंट की बात करें तो ये बोन को बोन के साथ जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। इनकी जो इलास्टिक कंटेंट होता है ना, इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो ज़्यादा लचीले होते हैं, ज़्यादा
फ्लेक्सिबल होते हैं किससे ज़्यादा होते हैं, टेंडन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ज़्यादा इलास्टिसिटी की एबिलिटी इनके पास मौजूद होती है। जबकि जो टेंडन्स होते हैं वो टफ़ होते हैं, फाइब्रियस पोर्शंस होते हैं, और ये जो है ना हमारे मसल्स को बोन के साथ अटैच करने का काम कर रहे होते हैं। जैसे ये देखो, ये जैसे पटेला यहाँ पे बनाया हुआ है, सही है, उसको टेंडन जुड़ा हुआ है, जो कि इसको भी उसने पकड़ा हुआ है टेंडन ने, और इसके अलावा ये मसल को बोन के साथ जोड़ रहा है, और ये जो पीछे फिब्यूला को फीमर के साथ जोड़ रहा है हमारा लिगामेंट, ठीक है, बोन टू बोन, मसल टू मसल। अब ब्रूजे जो मैंने पहले बात की थी, ये सैक्स होते हैं फिल्ड विद फ्रिक्शन रिड्यूसिंग साइनोवियल फ्लूइड एंड लोकेटेड एरियाज ऑफ हाई फ्रिक्शन सच एज नी। ये मैंने पहले बात की थी कि भाई ये वो थैली नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, और ये क्या करते हैं जी, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कर रहे होते हैं, और ये हाई फ्रिक्शन एरियाज़ पर मौजूद होते हैं, जैसे कि नी, हमारे जैसे घुटने होते हैं ना, वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की अगर हम लोग बात करें, स्केलेटल मसल फाइबर्स रिक्वायर अ नर्व इम्पल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं उनको चाहिए होता है, नर्व इम्पल्स चाहिए होती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। जैसे हमने पीछे देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से सिग्नल आएगा, तब ही हमारे स्केलेटल मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स या सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो जंक्शन होते हैं ये ऑक्सोन ऑफ द नर्व सेल एंड द एडजेसेंट मसल सेल कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उनका एक ऑक्सोन, बॉडी और डेंड्राइट्स वाला एक कह लो कि उनका एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सोन वाले हिस्से की बात करें ना, तो जो उसका ऑक्सोन वाला हिस्सा होता है और हमारे मसल के जो सराउंडिंग का सेल होता है, सही है, जो हमारे एडजेसेंट यानी कि सराउंडिंग सेल्स को कहते हैं एडजेसेंट, और हमारे मसल सेल्स जो हैं, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में कह लो कि एक जंक्शन बन रहा होता है, एक पैसेज वे बन रहा होता है, जहाँ पर कह लो हमारे ऑक्सोन, जो हमारे न्यूरॉन का ऑक्सोन और हमारे मसल सेल का कह लो कि एक हिस्सा कह लो कि जुड़ रहे होते हैं, जिसे हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं जी, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। अब वहाँ पर क्या होता है जी, एसिटाइल कोलिन इज रिलीज फ्रॉम द मोटर एंड प्लेट ऑफ न्यूरॉन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है जी, जब हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं जी, रिलीज़ करते हैं एसिटाइल कोलिन, जो कि केमिकल मीडिएटर है, सही है, वो रिलीज़ करते हैं और वो हमारे मसल सेल पर जाकर एक्ट करता है, और फिर क्या करता है जी, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, सही है। मसल कॉन्ट्रैक्शन तब भी होती है जब हमारा ऑक्सोन ऑफ द न्यूरॉन सेल, जो नर्व सेल का ऑक्सोन है, वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करवाता है, और हमारा जो आ जाता है ना मसल सेल है, वो उसको रिसीव करता है, और फिर हमारे मसल्स क्या होते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस तरह से सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है। ये शायद आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही हो। अच्छा, अब अगर हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें, तो मैंने पीछे बात की थी, एक पिवट जॉइंट्स आ जाते हैं, ये बॉल एंड सॉकेट है, कॉन्डाइलॉइड, सैडल, हिंज और ग्लाइडिंग, ये सारे क्या हैं जी, साइनोवियल जॉइंट्स हैं। और ये कौन से आ जाते हैं, ये जो दो बनाए हुए हैं, फाइब्रियस और कार्टिलेजिनियस, ये दोनों कौन से हैं, नॉन साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर आते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी डिज़ीज़ डायग्नोसिस, कि बीमारी अगर कोई आ रही है तो उसको हम लोग किस तरह से तशखीस करेंगे, कोई किस तरह से उसको डायग्नोस करेंगे। Musculoskeletal disorder diagnosed based on the history and the results of a physical examination, laboratory tests, imaging tests, और other diagnostic procedures like, कह रहे हैं कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई मसल या स्केलेटन से रिलेटेड, यानी कि हड्डी या मसल या टेंडन या लिगामेंट्स, जो हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, अगर उनसे रिलेटेड किसी ना किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर हो जाए, तो अगर हम लोग इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं, हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री जो है ना मांगते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री
के अलावा हम लोग उसकी फ़िज़िकली तौर पे एग्ज़ामिनेशन भी करते हैं कि भाई ताकि हम लोग चीज़ों का अच्छी तरह से जायज़ा ले सकें। और इसके अलावा हम लोग कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट भी करवाते हैं। इमेजिंग टेस्ट के अंदर जैसे कह लो हम लोग MRI CT स्कैन वगैरह आ जाता है, ठीक है, जो कि फ्रैक्चर वगैरह को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ भी और भी मज़ीद कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि ये जो नीचे मेंशन किए हैं अभी ये वाले आ जाते हैं। जैसे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आ जाता है, ESRB से कहते हैं। ये हमें मदद करता है इन्फ्लामेशन को मालूम करने में, सही है। जो अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन किसी पेशेंट के अंदर चल रही है ना, तो उसका जो ESR लेवल है ना वो हमें एलिवेटेड दिखेगा। और अगर क्रेटिनिन काइनेज लेवल की बात करें तो ये क्या होता है जी, ये एक एंजाइम होता है जो कि नॉर्मली तौर पर हमारे मसल के अंदर मौजूद होता है। जब हमारा मसल डैमेज होता है, जब हमारे मसल्स कह लो डैमेज होते हैं ना, तो तब हमारे मसल्स क्या करते हैं जी, ये जो एंजाइम है ना इसको लीक करना शुरू कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, सही है। तो जब हम लोग इसका टेस्ट करवाएंगे ना, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ये क्रेटिनिन काइनेज है ना, इसका जो लेवल है ये एलिवेटेड हमारे को दिखेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा ब्लड के अंदर। किस वजह से? क्योंकि हमारा मसल डैमेज हुआ है तो उसने ये रिलीज़ किया। इसके अलावा एंटी साइक्लिक सेट्रियोनेलेटेड पेप्टाइड आ जाता है, इसे हम लोग कहते हैं ACCP, ACCP कहते हैं, CCP भी कहते हैं इसे। रेमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर होता है ये। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये वाली जो है ना हमें एंटीबॉडीज़ देखने को मिल जाती हैं, जिसे हम लोग एंटी साइक्लिक सेट्रियोनेलेटेड पेप्टाइड कहते हैं, CCP एंटीबॉडीज़। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी करवाते हैं और नर्व कंडक्शन स्टडीज़। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जिसे हम लोग EMG भी कहते हैं, जिस तरह से होती है ना ECG होती है, कि उसमें कार्डियोग्राफी करते हैं हम लोग, हार्ट का रिथम वगैरह देखते हैं। तो उसी तरह से इसमें क्या होता है कि हम लोग हार्ट जैसे उसमें अंदर होता है ना इको जो करवाते हैं हम लोग, हार्ट की कंडक्शन एक्टिविटी को देखते हैं। उसी तरह से इसके अंदर क्या होता है, हम लोग मसल्स की कंडक्शन एक्टिविटी को देखते हैं कि भाई जो इनको वो जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही है आया कि वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसके ज़रिए से हमारे को एक ग्राफ मिलता है जिसके ज़रिए से हम लोग मालूम करते हैं। इसके अलावा एक जीन आ जाता है जिसे हम लोग HLA कहते हैं, B27। ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट, एक मिनट इसको मैं कंफर्म कर लूँ, हाँ, इसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं, B27। ये जो है ना हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर मौजूद होता है। जो हम ये एक रिसेप्टर्स होते हैं एक किस्म के, ये जो जीन्स हैं ये किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, उसके सरफेस पे। और यही वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे जो WBCs वगैरह है ना उनको क्या करते हैं जी, बताते हैं कि ये हमारी अपनी बॉडी का सेल है, ठीक है। जब इनकी अल्ट्रेशन हो जाती है किसी किस्म की, तो कह लो कि हमारे जो WBCs हैं वो क्या करते हैं जी, वो अटैक करना शुरू कर देते हैं हमारे नॉर्मल सेल्स के ऊपर। तो ये कह लो एक किस्म के रिकॉग्निशन करवाने वाले जीन्स होते हैं जो कि हमारे सेल के सरफेसेस पर मौजूद होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं HLA या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27। ये आ जाती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इस तरह का ग्राफ होता है। उसके बाद आ जाता है जी, एक्सरेज आर मोस्ट वैल्यूएबल फॉर डिटेक्टिंग एबनॉर्मेलिटीज़ इन बोन एंड आर टेकन टू एवेल्यूएट पेनफुल, डिफॉर्म्ड और सस्पेक्टेड एबनॉर्मल एरियाज ऑफ बोन। एक्सरेज जो है कह लो कि बहुत वैल्यूएबल होते हैं, इनका बहुत कीमती होता है एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करने में, सही है, ताकि हम लोग इनकी तशख़ीस कर सकें अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हमारी हड्डी के अंदर मौजूद हो, बोन्स के अंदर। और इनको जो है ना कब करवाया जाता है, ताकि एवेल्यूएट किया जा सके पेनफुल या डिफॉर्म्ड और सस्पेक्टेड एबनॉर्मल एरियाज ऑफ बोन। यानी अगर हमारी बोन के जो एरियाज़ है, किसी जगह पर अगर हमें दर्द महसूस हो रही है, या अगर कोई हिस्सा है जो कि डिफॉर्म्ड है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कह लो उसमें एबनॉर्मल हो गया, या अगर किसी भी किस्म का हमारे सस्पेक्टेड है कि अगर कोई नोड वगैरह डेवलप हो गया, सही है,
बोन के एरिया पे, तो कह लो वो भी हमें एक्सरे के अंदर जो है ना कह लो हमें नज़र आ जाएगा। एक्सरेज कैन हेल्प टू डायग्नोज फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स, इंजरीज, इन्फेक्शंस एंड डिफॉर्मिटीज सच एज कॉन्जेनाइटल हिप डिस्प्लेसिया। एक्सरेज क्या करते हैं जी, हमें मदद करते हैं तशखीस करने में, डायग्नोस करने में। अगर कोई बोन का फ्रैक्चर हो जाए, अगर कोई ट्यूमर डेवलपमेंट हो रही हो बोन की, इसके अलावा अगर कोई इंजरी वगैरह हो, सही कोई चोट वगैरह लग जाती है हड्डी पे, या अगर कोई बोन का इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, सही है, तो उसको भी कह लो हमें या कोई डिफॉर्मिटी वगैरह हो जाए जैसे पैगेट्स डिजीज़ में होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनको कह लो कि अगर हड्डी से रिलेटेड है ना, तब ही एक्सरे जो है ना उसको अवेल्यूएट कर पाएगा, उसको तब ही वो डायग्नोस कर पाएगा। जैसे कॉन्जेनाइटल हिप डिस्प्लेसिया आ जाता है। कॉन्जेनाइटल यानी कि बचपन में ही होने वाली एक, यानी कि जब से पैदा होते हैं तब से ही आपको जो है ना होती है ये, और इसमें आपकी जो हिप डिस्प्लेसिया आ जाती है, जो आपकी जो हिप है, जो पीठ की हड्डी होती है, वो कह लो डिस्प्लेस्ड होती है, वहाँ पर डिस्प्लेसिया हुआ होता है, यानी कि वहाँ के जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली तौर पर अरेंज्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से ये एक कंडीशन आ जाती है बोन से रिलेटेड। X-rays do not show soft tissues such as muscles, bruises, ligaments, tendons और nerves. एक्सरेज क्या करते हैं जी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ को जो है ना नहीं शो करते, अगर वो मसल से रिलेटेड है, ब्रूजेस से रिलेटेड है, लिगामेंट्स, टेंडन्स, नर्व्स से रिलेटेड है, तो वो हमारे को जो है ना एक्सरे की जो इमेजिंग होती है उसके अंदर वो हमें दिखाई नहीं देगी। The most accurate way to evaluate bone density, which is necessary when screening for or diagnosing osteopenia or osteoporosis, is with the dual energy X-ray absorptiometry, इसे डेक्सा स्कैन भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वो एक होता है सिंपल वाला एक्सरे, जिसकी हमने ऊपर बात की ना, वो सारा क्या है, सिंपल वाले एक्सरे की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कह लो एडवांस किस्म का एक एक्सरे होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ये पूरी बॉडी के कह लो स्कैन किया जाता है, और देखा जाता है कि बॉडी के जो मिनरल्स वगैरह है ना, जो बोन्स, ये बोन्स की डेंसिटी देखी जाती है कि भाई बोन्स कितनी ठोस हैं, उनके अंदर कितनी मिकदार में मिनरल्स मौजूद हैं, सही है। और इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। आपकी बोन की हेल्थ को भी कह लो एक स्कैन किया जाता है, इसे बोन स्कैन भी कहते हैं, ठीक है, इसी को ही कहते हैं बोन स्कैन भी। तो अगर ओस्टियोपीनिया वगैरह यानी आपके सेल्स जो बोन के हैं वो वीक हो गए हैं, कम हो गए हैं, ठीक है, या उनका नंबर डिक्रीज़ हो गया, या ओस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियाँ जो है भुरभुरी हो जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर, तो इसको जो है ना आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। इसका अगर देखा जाए ना इस्तेमाल इसका नॉर्मली तौर पर, तो बोन स्कैन का कह लो कि इस किस्म की कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। लेकिन आजकल के दौर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बोन स्कैन है, जिसे हम लोग डेक्सा कहते हैं, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, इसका जो इस्तेमाल है वो फिटनेस इन्फ्लुएंसेस वगैरह में भी कह लो, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने बोन डेंसिटी वगैरह और अपने मिनरल्स वगैरह जो उनके बोन के हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और अपनी हेल्थ को जानने के लिए। तो इसलिए कह लो उनके अंदर भी आजकल ये काफ़ी मकबूल चल रहा है। बाकी अब एक क्वेश्चन है छोटा सा आप लोगों के लिए, कि एक्सरे के अंदर हम लोगों ने पीछे देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है बोन्स ही दिखाई दे सकती हैं। अगर बोन से रिलेटेड कोई एबनॉर्मेलिटी है तो सिर्फ वही दिखाई देगी। मसल से या कोई भी अगर कनेक्टिव टिश्यू से दूसरे से रिलेटेड, अगर सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड है तो वो दिखाई नहीं देगी, सही है। तो डॉक्टर किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई पेशेंट को जो है ना, अ, अगर कोई पेशेंट आया कि भाई मेरी हड्डी टूट गई है, तो डॉक्टर ने चेक किया, एक्सरे देखा और बताया कि भाई इसकी हड्डी नहीं टूटी, इसका जो है ना सिर्फ मांस ही डैमेज हुआ है, तो किस तरह से डॉक्टर को पता लगा। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको आता हो तो कमेंट सेक्शन में। ये आ जाता है जी, ये डेक्सा स्कैन आ जाता है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर जो है ये दो आ जाते हैं, ठीक है। ये डेक्सा स्कैन है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल आ जाता है। कि ये वाला सिंपल एक्सरे का आ जाता है, ये वाला, ये सिंपल एक्सरे मशीन है। ये वर्टिकल वाली है और एक दूसरी वाली है। इसके अलावा ये फ्रैक्चर है। अब हम आ जाते हैं जी सीटी स्कैन और एमआरआई पे।
Computed tomography and magnetic resonance imaging give much more detail than conventional X-rays and may be done to determine the extent and exact location of damage. कंप्यूटर टोमोग्राफी या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम लोग एमआरआई या सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं, ये क्या करती हैं जी, हमें काफ़ी डिटेल में कन्वेंशनल जितना हमारा कोई सादा वाला एक्सरे हमारे को चीज़ों के बारे में बता रहा होता है ना, बोन्स रिलेटेड या सॉफ्ट टिश्यूज रिलेटेड, ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को जो है ना कह लो बताती हैं। इनका जो है इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि अगर कोई जैसे अगर कोई सपोज कर लो मैलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह बोन का जो कि फैल रहा है, सही है, तो उसको कह लो कि उसकी एक्सटेंट कहाँ कहाँ पर वो फैल रहा है, उसको भी कह लो कि भाई मालूम करने में मदद करती है कि कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हो चुका है या हो रहा है। इसके अलावा उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है डैमेज की, कि जहाँ पर डैमेज हुआ है एग्जैक्टली उसको भी आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। These tests can also be used to detect fractures that are not visible on X-rays. ये जो है ये जो टेस्ट्स हैं ये क्या करते हैं जी, उन फ्रैक्चर्स को उनको भी डिटेक्ट करने में मदद करते हैं जो कि हमें एक्सरे के अंदर दिखाई नहीं देते। जो बहुत माइक्रो लेवल पर फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं ये उनको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह कह लो, such as some small fractures of the hip and pelvis. MRI is especially valuable for imaging muscles, ligaments and tendons. MRI स्पेशली तौर पर ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हमने मसल्स, लिगामेंट्स या टेंडन्स यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है ना उसके लिए अगर स्पेशलाइज्ड जो कह लो स्पेशली तौर पर जिसका इस्तेमाल किया जाता है ना वो हम लोग एमआरआई का करते हैं। सीटी स्कैन का हम लोग ज़्यादातर जो हार्ड बोनी स्ट्रक्चर्स हैं ना इस टाइप के उनको कह लो कि ज़्यादातर इनको जो है उसकी इमेजिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, और अपने दोनों के अपने अपने यूजेज हैं और लिमिटेशंस हैं। MRI can be used if the cause of pain is thought to be severe soft tissue problem. For example, a rupture of a major ligament or tendon or damage to important structures inside the knee joint. MRI का हम कब इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे कोई दर्द वगैरह हो रही हो, किसी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर हमारे कोई प्रॉब्लम आ गई हो, जैसे कि कौन सा आ जाता है जी, हमारे मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स वगैरह, अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से हमारे को दर्द महसूस हो रही है तो तब हम लोग एमआरआई करवाते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर हमारा कोई बड़ा लिगामेंट मेजर अच्छे वाला यानी कह लो जो हमारा कोई बड़ा मेजर किस्म का लिगामेंट या टेंडन अगर डैमेज हो जाता है, जैसे हमारे नी जॉइंट के अंदर हो गया, तो उसकी वजह से हमें दर्द महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन नहीं करवाते, ठीक है, क्योंकि एमआरआई की कह लो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ये आ जाता है हमारे पास एमआरआई जो कि फर्स्ट इमेज के अंदर है, और जो सेकंड इमेज में है ये इसमें से देख लेना आप, एक एमआरआई मशीन है और एक सीटी स्कैन मशीन है। अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे हम लोग अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं, ultrasonography is being used more and more frequently to identify inflammation in and around the joints and tears or inflammation of tendons. Ultrasonography is also used as a guide when a needle needs to be put into the joint, for example, to inject drugs or to remove joint fluids. As an alternative to CT and MRI, ultrasonography is less expensive and, unlike CT, involves no exposure to radiation. कह रहे हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी यानी जो अल्ट्रासाउंड होता है उसका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इन्फ्लामेशन को जो हमारे जॉइंट्स के अंदर और हमारे जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो इन्फ्लामेशन हुई होती है, या अगर हमारे जो टेंडन्स वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गई है या कोई टीयर आ गया, कोई ऐसे कह लो फट गया है, ठीक है, तो उसको भी कह लो कि जांचने में हमें अल्ट्रासोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है।
Ultrasonography is also used to guide a needle to be put. इसके अलावा अगर हम देखा जाए इसका देखें अगर एक तो जो हम लोग CVP लाइन डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है और हम लोग उसका गाइडेड फिर हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं, CVP जो सेंट्रल लाइन होती है ना वो। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर भी हम लोग बेबी को देख रहे होते हैं, सही है, जो प्रेग्नेंट वुमन के जो बेली के ऊपर, उसके अंदर भी अल्ट्रासाउंड का काम आता है। और CT स्कैन और MRI से कह लो कि ये सस्ता होता है उनकी बनिस्बत, और इसमें भी काफ़ी एक्यूरेसी होती है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि हर प्रोसीजर की, हर टेस्ट की एक लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, तो इसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। ये कह लो कि उन दोनों की बनिस्बत ज़्यादा सेफ़ होता है, क्योंकि CT स्कैन के अगर रेडिएशंस वगैरह निकल रही होती हैं, जो कि आपको पता है कि रेडिएशन क्या करती हैं जी, म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, तो उसका एक रिस्क होता है। इसके अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर किसी किस्म का कोई रिस्क मौजूद नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो रेज़ हैं वो हार्मफुल नहीं होती, ठीक है। तो ये आ जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अब जॉइंट एस्पिरेशन आ जाता है, जिसे हम लोग आर्थ्रोसेंटेसिस भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोस करने के लिए जॉइंट की प्रॉब्लम्स को। For example, it is most direct and accurate way to determine whether joint pain and swelling is caused by an infection or crystal related arthritis such as gout. जॉइंट एस्पिरेशन क्या होती है जी, ये एक ऐसा एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, जॉइंट से रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो उसको हम लोग जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं जी, नीडल इंसर्ट करते हैं अपनी जॉइंट स्पेसिंग के अंदर, और वहाँ से क्या करते हैं, फ्लूइड को वो करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इंजेक्ट नहीं मतलब कि निकालते हैं उसको, जिसके ज़रिए से हम जो फ्लूइड निकालते हैं उसको फिर हम लेबॉर्ट्री भेजते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर उसकी कह लो कि एनालाइज किया जाता है उसको, और देखा जाता है कि भाई आया कि इसके अंदर किसी किस्म के कोई क्रिस्टल्स वगैरह मौजूद तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल या कोई पैथोजेनिक एंटीजन तो नहीं मौजूद। तो फिर उससे हमारे को मालूम हो जाता है कि भाई अगर जॉइंट पर हमारे इन्फ्लामेशन हो रही है तो क्या वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, या कह लो कि उसके अंदर क्रिस्टल्स वगैरह फॉर्म हो गए हैं, जैसे गाउट के अंदर होता है। गाउट भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इस डिज़ीज़ में होता क्या है, यूरिक एसिड के बने हुए क्रिस्टल्स होते हैं। तो हमारे को पेन को आइडेंटिफाई करने में मालूम हो जाता है कि ये किस वजह से हो रही है, जो स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो उसके पीछे वजह क्या है। तो जॉइंट एस्पिरेशन इसलिए इस्तेमाल होती है, इसे कहते हैं। इसके बाद आ जाती है जी आर्थ्रोस्कोपी। Arthroscopy is a procedure in which a small diameter of a pencil fibro-optic scope is inserted into a joint space, allowing the doctor to look inside the joint and to project the image onto a video monitor. ये क्या होता है जी, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम लोग एक पेंसिल की निब, जिससे पेंसिल जितने डायमीटर की एक नीडल होती है, उसको क्या किया जाता है जी, छोटी सी नीडल होती है, उसको इंसर्ट किया जाता है हमारे जॉइंट स्पेस के अंदर, और उसके ऊपर एक कह लो स्कोप होता है, सही है, उसके अंदर एक स्कोप मौजूद होता है, जिसे हम लोग फाइबर ऑप्टिक स्कोप कहते हैं। वो क्या करता है जी, हम हमारे को रियल टाइम इमेजिंग जो है मॉनिटर पे शो कर रहा होता है कि भाई अंदर जॉइंट स्पेसिंग के ऐसे मामलात चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि भाई जॉइंट स्पेसिंग के अंदर हम लोग जॉइंट स्पेस के अंदर जाकर देख सकें कि भाई अंदर के जॉइंट के मामलात क्या हैं। जैसे रेमेटॉइड अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि भाई हमारे साइनोवियम डैमेज होना शुरू हो जाती है, और जो जॉइंट्स वगैरह हैं वो अंदर से कंजस्टेड होना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं जो कार्टिलेज हिस्सा होता है, और बोन जुड़ना शुरू हो जाती है। तो कह लो कि उसको भी आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकती है आर्थ्रोस्कोपी। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ट्रैक्शंस और इम्प्यूटेशन इन ऑर्थोपेडिक। ये वैसे से हम लोग ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, ये ट्रैक्शंस आ जाती हैं। In orthopedic medicine, traction refers to the set of mechanisms for straightening broken bones or relieving pressure on the spine and skeletal system. There are two types of traction, skin traction and skeletal traction. ऑर्थोपेडिक मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें, ये जो ट्रैक्शन होता है ना,
ये सेट ऑफ मैकेनिज़म्स होते हैं, यानी कि कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं जिनको, जो कि इसके अंदर, सेट ऑफ का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ एक नहीं आता, इसमें दो भी आ सकते, तीन भी आ सकते, काफ़ी मैकेनिज़म्स आ जाते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम टूटी हुई हड्डियों को सीधा कर सकें या सीधा रख सकें, ठीक है। और जो आपकी स्पाइन है यानी रीढ़ की जो हड्डी है उसके ऊपर प्रेशर को रिलीव किया जा सके, वहाँ से प्रेशर को कम किया जा सके, और आपके स्केलेटल सिस्टम पे भी जो आपकी बोन्स वगैरह हैं उन पर भी कह लो प्रेशर जो है उसको प्रेशर से रिलीफ दिया जा सके, और आपकी जो टूटी हुई हड्डी है उसको सीधा रखा जा सके ताकि जो है ना वो अच्छी तरह से फॉर्म हो। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास दो किस्मों के ट्रैक्शंस आ जाती हैं, एक होती है स्किन ट्रैक्शन और एक होती है स्केलेटल ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन में होता है ये है कि ये वाली जो आ जाती है ना, ये होती है स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन के अंदर ये होता है कि आपके इस तरह से मान दिया, ठीक है, उसको बाद में एक इस तरह की डिवाइस बनाई है जिससे वो रबर के ज़रिए से खींच रही है, ठीक है। और ये वाली क्या होती है जी, ये स्केलेटल ट्रैक्शन होती है। हाँ, स्केलेटल ट्रैक्शन ये वाली होती है जिसमें पूरा एक मैकेनिकल कह लो कि सिस्टम, एक स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसके ज़रिए से कह लो कि वो आपकी जो लेग है उसको ट्रैक्शन दे रहा होता है। अब इसका पर्पज़ क्या होता है, यानी कि इसका मकसद क्या होता है? रीगेन नॉर्मल लेंथ एंड अलाइनमेंट ऑफ इन्वॉल्व बोन, lessen or eliminate muscle spasm, relieve pressure on nerves, especially spinal, and prevent or reduce skeletal deformities or muscle contractures। अब इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि भाई हम लोग जो नॉर्मल लेंथ है ना बोन की, जो कि आपकी बोन अगर कोई ब्रोकन बोन है उसको प्रॉपरली तौर पर अलाइन किया जा सके, उसकी जो एक सिम्त है ना उसके अंदर सीधा उसको रखा जा सके, उसकी लेंथ जो है नॉर्मल वाली रीगेन हो जाए, जो उसकी नॉर्मल लेंथ थी टूटने से पहले तो वो वापसी आ जाए। इसके अलावा जो मसल स्पाज़म हो रहा होता है, यानी कि जो आपके पट्टे खिंच रहे होते हैं, उनको भी एलिमिनेट किया जा सके, और वो कम से कम जो है ना आपके जो पट्टे हैं, आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हों, सही है, कॉन्ट्रैक्चर्स जो वहाँ पे आ रहे हैं, स्पाज़म हो रहा है वो कम से कम हो। इसके अलावा आपको जो प्रेशर एक अप्लाई हो रहा होता है ना आपकी नर्व्स के ऊपर और आपकी जो स्पाइनल पे और यहाँ आपके जो स्केलेटल सिस्टम है उस पर कह लो एक प्रेशर जो अप्लाई हो रहा होता है, उस प्रेशर से रिलीफ हासिल किया जा सके और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ से और मसल कॉन्ट्रैक्चर से कह लो प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि उससे रोका जाता है। इन फ्यूचर भी कोई स्केलेटल डिफॉर्मिटी वगैरह ना हो जाए कि भाई अगर आपकी बोन ही प्रॉपरली तौर पे लाइन नहीं हुई होगी तो क्या होगा, फिर दोबारा से फ्रैक्चर हो जाएगा, कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ जाएगी, यानी स्ट्रक्चर उसका ख़राब तरह से अलाइन होगा। तो इन सब से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यही इसका मकसद होता है। ये ठीक है। अब हम इम्प्यूटेशन की बात कर लेते हैं। इम्प्यूटेशन इज़ द रिमूवल ऑफ अ बॉडी एक्सट्रेमिटी बाय ट्रॉमा, प्रोलॉन्ग्ड कंस्ट्रक्शन और सर्जरी। As a surgical measure, it is used to control pain or a disease process in the affected limb, such as malignancy or gangrene. In some cases, it is carried out on individuals as preventive surgery for such problems: leg amputation, arm amputation, other amputation. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो एम्पूटेशन क्या होता है जी, ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है या सर्जिकल मैनेजमेंट होती है, ठीक है, जिसका हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं कि जब हमारे को डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को रोकना होता है, ठीक है, या इसके पीछे हमारा कोई दूसरा जैसे प्रिवेंटिव मेजर होता है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम लोग करते हैं कि जब कोई डिज़ीज़ वगैरह किसी लिम्ब के अंदर फैल रहा होता है, ठीक है, उसका स्प्रेड हो रहा होता है, या कह लो वो मेलिग्नेंसी भी हो सकती है कि भाई अगर आपको कोई कैंसर वगैरह डेवलप हो रहा है तो अगर हमारे को रिस्क लग रहा है कि भाई वहाँ से वो स्प्रेड हो सकता है तो हम उसको पहले ही उस हिस्से को अलहदा कर देंगे। या गैंग्रीन में जैसे अगर डायबिटिक फुट वाले जो पेशेंट्स होते हैं अक्सर उनमें कॉमन होता है, जो उनके गैंग्रीन हो जाता है, तो वो हमारे को होता है कि भाई अगर गैंग्रीन हो गया तो यानी कि नेक्रोसिस हो रहा है, टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा है, तो वो फैलता जाएगा आगे आगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकली तौर पे हम उस लिम्ब को, उस हिस्से को रिमूव कर देते हैं, तो इसे ही हम लोग एम्प्यूटेशन कहते हैं। अब वो
टांगों की इम्प्यूटेशन भी हो सकती है, हाथों की, बाजुओं की, उंगलियों की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आ जाती है इम्प्यूटेशन। यही इम्प्यूटेशन है सिंपल वर्ड्स में। अब आगे हम लोग बात करें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की, जिसे हम लोग STI भी कहते हैं। इज़ द डैमेज ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स थ्रू आउट द बॉडी। Common soft tissue injuries usually occur from a sprain, strain, a one-off blow resulting in a contusion or overuse of a particular part of the body. Soft tissue injuries can result in pain, swelling, bruising, loss of function. इसमें contusion, sprain, strain आ जाता है। अच्छा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हम कहते किनको हैं? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं, ये वो इंजरीज होती हैं जब हमारे मसल्स को, हमारे टेंडन्स को या हमारे लिगामेंट्स पर किसी भी किस्म का डैमेज होता है, तो उसको हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो। और अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर स्प्रेन, स्ट्रेन और कंटूजन आ जाता है, ठीक है। इनको हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तभी इसकी यही आ गया। इसमें होता है जी मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम इस कंटूजन, स्ट्रेन और स्प्रेन। कंटूजन क्या होता है जी? इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, ब्लीडिंग टू सॉफ्ट टिश्यू। इटियोलॉजी यानी कि कॉज क्या होता है इसका? ब्लंट फोर्स, मैनिफेस्टेशन, स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो जब हमारा सामना किसी सीधे सरफेस के साथ, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना सरफेस, उसके साथ जब हमारी कोई टक्कर वगैरह लगती है, या कह लो हमारा जब कोलिजन हो जाता है उसके साथ, तो हमारे जो कह लो नील पड़ जाता है ना, सोजन हो जाती है, नील पड़ जाता है, तो उसी को हम लोग कंटूजन कहते हैं, सही है। और हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू पे जब इंजरी वगैरह होती है तो उसके नीचे कह लो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, और कह लो हमारे कुछ टिश्यूज़ अंदर से डैमेज भी होते हैं, जिसकी वजह से हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है, और ब्लीडिंग जमने की वजह से एक हीमोटोमा जैसी फिर सिचुएशन बन जाती है, जिसे हम लोग कंटूजन के नाम से जानते हैं। नील पड़ने को कंटूजन कहते हैं, सिंपल। स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेन को सबसे पहले याद रखने का तरीका ये है, स्ट्रेन और स्प्रेन में बाजू का होता है काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। STMT का नाम से याद रख लो। STMT यानी कि स्ट्रेन, मसल और टेंडन, और स्प्रेन SPL के नाम से स्प्रेन को याद रख लो। स्प्रेन के SPL, स्प्रेन लिगामेंट, ठीक है। एक कॉमन ट्रिक है। स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेचिंग इंजरी टू अ मसल और अ मसल टेंडन यूनिट। इसकी टियोलॉजी क्या है जी? मैकेनिकल ओवरलोडिंग। मैनिफेस्टेशन क्या है? पेन, लिमिटेड मोशन, मसल स्पाजम्स, स्वेलिंग एंड पॉसिबल मसल वीकनेस। स्ट्रेन होती किस वजह से? कि जब हमारी मसल्स, या कह लो हमारे जो मसल वाले जो टेंडन्स हैं, ठीक है, मसल टेंडन्स कह लो या मसल्स कह लो, जब ओवरली तौर पर स्ट्रेच होते हैं, बहुत ज़्यादा ही खिंच जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेन हो जाता है। इसकी कॉज की बात करें तो मैकेनिकल ओवरलोडिंग होता है कि भाई जब हम किसी भारी चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक वजह बन सकता है। इसके अलावा इसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है? भी आपको दर्द महसूस होगी, आपके जो उस एरिया की जो मोशन आपकी, यानी कि जो रेंज ऑफ मोशन है कि आप जितना मूवमेंट कर पा रहे हो, वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। आपके मसल्स वहाँ के जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा स्पाजम हो जाएगा वहाँ पे, स्वेलिंग, सोजन हो जाएगी, और मसल वीकनेस हो जाएगी उस एरिया की। आपके वहाँ के जो पट्टे हैं वो कह लो कि कमज़ोर हो जाएंगे। और ये जो स्ट्रेन है, ये दिखता किस तरह का है? ये वाला, ये स्ट्रेन है, ये जो फर्स्ट इमेज में। स्प्रेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेच और टीयर ऑफ वन और मोर लिगामेंट्स सराउंडिंग अ जॉइंट, forces going in opposite directions, loss of function, feeling of pop or tear, discoloration, pain and rapid swelling। स्प्रेन के अंदर क्या होता है कि जब आपके, जैसे सपोज कर लो अगर किसी की लड़ाई होगी, ठीक है, तो दो बंदों की लड़ाई हो रही है, एक ने पकड़ के दूसरे का बाजू जो है ना ऐसे घुमा दिया, मरोड़ दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसके जो लिगामेंट्स जो है ना वो स्ट्रेच हुए ज़्यादा,
और उनके वहाँ से वो फट गए, टीयर हो गए, ठीक है। तो ये स्प्रेन कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर इसके कॉज की बात करें तो जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती हैं ना, तो तब उसकी वजह से स्प्रेन होता है, सही है। जैसे मैंने पहले वाली जो एग्जांपल दी उसमें ट्विस्टिंग मोशन आ रहा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन की एक एग्जांपल आ जाती है। साइलेंट सिम्टम में क्या होगा, उस एरिया का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, वो अपने फंक्शन को जो है ना, मतलब कि वो फंक्शन लॉस कर देगा। इसके अलावा वहाँ पर ऐसे जब लिगामेंट टियर होगा ना, तो वहाँ पे कह लो ऐसे पॉप की आवाज़ आएगी, जैसे नहीं ऐसे पटाखे जैसी आवाज़ आएगी कि भाई जैसे हड्डी टूटी है ना, ऐसे फील होगा। जैसे मतलब आवाज़ ऐसी है कि हड्डी तो नहीं टूटी होगी लेकिन वैसे लिगामेंट टूटा होगा। इसके अलावा डिस्कलरेशन हो जाएगी उस एरिया पर, क्योंकि वहाँ पे भी कह लो ब्लड, जो ब्लड वगैरह है वो वहाँ पर भी कह लो जमा होना शुरू हो जाएगा, तो कह लो डिस्कलरेशन होगी। दर्द महसूस होगी और रैपिडली तौर पर उस एरिया पर सोजन हो जाएगी और काफ़ी पेनफुल होता है। ये तस्वीरें देख लेते हैं जी। ये जो सबसे पहले वाला है ये स्ट्रेन है, ये जो नील पड़ा है ये कंटूजन है, और स्प्रेन क्या है जी, लिगामेंट पे होता है। ये भी जो हम लोगों ने पढ़ा है वही वाले हैं, इनको जरा दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। A contusion is a soft tissue injury produced by blunt force, such as kick or fall. Many small blood vessels rupture and bleed into soft tissues, ecchymosis or bruising. A hematoma develops when the blood bleeding is sufficient to cause an appreciable collection of blood. Local symptoms, pain, swelling, and discoloration are controlled with intermittent application of cold. Most contusions resolve in 1 to 2 weeks. जैसे हमने पहले बात करके आए हैं कि भाई कंटूजन क्या होती है जी, ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है और ब्लंट फोर्स की वजह से होता है। सीधे सरफेस पे अगर आपकी कोई टक्कर शक्कर लग रही है तो उसकी वजह से आपके कंटूजन हो रहा है। और ये किस वजह से हो सकता है, ब्लो की वजह से हो सकता है, कोई किक वगैरह लग गई है, आप गिर गए हो उस वजह से हो सकता है। इसमें क्या होता है, आपकी छोटी ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है और हमारे को पैटर्न्स दिखते हैं ऐसे, जैसे पूरा नील पड़ जाता है, ठीक है, रेडनेस हो जाती है उस एरिया पर, जिसे हम लोग अकायमोसिस कहते हैं या ब्रूजिंग कहते हैं, ठीक है। और हेमाटोमा में क्या होता है जी, वहाँ पर ब्लड जमा हो जाता है, ठीक है। और कह लो कैसे वहाँ पर ब्लड जमा हो जाता है ना, कलेक्ट हो जाता है एक जगह पर, जमा हो जाता है, तो उसे हम लोग हेमाटोमा कहते हैं। पेशेंट को दर्द महसूस होगी, सोजन होगी, डिस्कलरेशन हो जाएगा। ब्लीडिंग हो रही है तो ऑफकोर्स डिस्कलरेशन तो हो गई। और इसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, हम लोग जो है ना, जो कोल्ड थेरेपी होती है ना उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी बर्फ़ की टकोर करते हैं, ठीक है। बर्फ़ की टकोर करते हैं तो उसके ज़रिए से ये जो है ना नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि हमारे को पता है जो कोल्ड थेरेपी वो क्या करती है, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाती है। इसके अलावा जो ज़्यादातर कॉन्टूजन्स की अगर हम बात करें तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म होके वापसी नॉर्मल स्टेट में वापसी आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी स्प्रेन पे। स्प्रेन क्या होता है जी, एक इंजरी होती है लिगामेंट की, जो कि हमारे जॉइंट को सराउंड करता है, जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद होता है। अब इसमें क्या है जी, रेंचिंग और ट्विस्टिंग मोशन, जैसे मैंने पीछे बात की थी बाजू मोड़ने वाली एग्जांपल दी थी ना, कि 2 लड़कों की लड़ाई हुई, एक ने दूसरे का बाजू मरोड़ दिया, तो वो ट्विस्टिंग मोशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसके जॉइंट के जो इर्द गिर्द लिगामेंट मौजूद होता है वो टूट गया या टीयर हो गया, फट गया, तो उसे हम स्प्रेन कहते हैं। अ टोर्न लिगामेंट लूजेज इट्स स्टेबलाइजिंग एबिलिटी, ठीक है, वो अपनी स्टेबलाइजिंग एबिलिटी जो है खो देता है, जो फटा हुआ लिगामेंट होता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं जी, इसके अंदर रप्चर होती हैं, वो भी फट जाती हैं, जो उसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पर सोजन हो जाती है। द जॉइंट इज टेंडर एंड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट बिकम पेनफुल। जो जॉइंट है वो टेंडर हो जाता है, यानी कि अगर आप उस पर हाथ लगाओगे तो पेशेंट को काफ़ी सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाएगी, तो कह लो उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगी उस एरिया पर, और वो उस एरिया को इतनी दर्द उसकी होगी कि वो उसको मूव भी नहीं कर पाएगा, सही है। और बाकी सोजन और जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई हैं वो तो फिर एक अलहदा चीज़ है।
The degree of disability and pain increases during the first 2 to 3 hours after the injury because of the associated swelling and bleeding. कह रहे हैं कि डिसेबिलिटी और पेन जो है ना वो बढ़ती है शुरू के 2 से 3 घंटे के अंदर जब आपको चोट लगेगी, ठीक है। और वो बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जो स्वेलिंग और ब्लीडिंग हो रही है ना, जितना ज़्यादा किसी एरिया पर ब्लड सप्लाई होगी, जितना ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा और ब्लड ज़्यादा पहुँच रहा है उसकी वजह से वहाँ पे सूजन भी हो रही है, ठीक है। तो यानी कि वो उतना ज़्यादा वार्म होता है ना, गरम गरम होता है, तो कह लो कि उतनी ज़्यादा हमारे को जो है ना दर्द महसूस होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो फिर उतना ही नर्व्स को सिग्नल जो है ना ज़्यादा पहुँचेगा, और जितना ज़्यादा नर्व्स को सिग्नल पहुँचेगा उतना ज़्यादा वो ब्रेन तक पहुँचाएंगे और उतना ज़्यादा हमारे को जो पेन का एहसास है ना वो होगा। तो शुरू के 2 से 3 घंटे के अंदर कह लो बड़ी शदीद किस्म की दर्द होगी और डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी भी होगी कि आप बिल्कुल ही हिला ही नहीं पाओगे अपने उस एरिया को जहाँ पर आपके चोट लगी है। स्ट्रेन की अगर हम बात करें, स्ट्रेन क्या होता है जी? मसल पुल होता है, यानी कि पट्टे खिंच जाना जिसे कहते हैं ना। ये क्या होता है जी? ओवर यूज़ की वजह से होता है, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, या एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से होता है। ये स्ट्रेन जो है ये आम तौर पर हमारे को किन के अंदर देखने को मिलता है? जो फिटनेस वाले लोग होते हैं, जैसे कह लो जिम वगैरह जाते हैं ना, तो हमारे मसल्स वगैरह उसमें क्या होते हैं जी? स्ट्रेच होते हैं बहुत ज़्यादा, और हम उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी डंबल्स उठाने में और उसमें। तो उसकी वजह से क्या होता है जी? हमारे पट्टे खींचे जाते हैं, तो उसे हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन जो है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है टीयरिंग हो रही होती है। इनकम्प्लीट मसल टीयर होता है, मुकम्मल तरीके से जो मसल है ना नहीं पड़ता इसके अंदर, कुछ हिस्सा सिर्फ होता है। विद सम ब्लीडिंग इनटू द टिश्यू, हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी होती है आपके टिश्यू के अंदर। द पेशेंट एक्सपीरियंसेस सोरनेस और सडन पेन विद लोकल टेंडरनेस ऑन मसल यूज और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट है वो क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है सोरनेस, यानी कि जो नहीं, या सडन पेन कह लो या सोरनेस कह लो, एक ही बात है कि मतलब कि उसको पेशेंट को उस एरिया पर कह लो कि भाई जहाँ पर उसके स्ट्रेन हुआ है उसको जो है ना बड़ी एक शदीद वाली अचानक से दर्द महसूस होती है, और लोकलाइज टेंडरनेस भी होती है उसके मसल यूज़। जब वो मसल को यूज़ करने की कोशिश करता है तो कह लो कि उसके उस एरिया पर दर्द महसूस होती है, टेंडरनेस होती है, और वो एरिया कह लो कि काफ़ी सख्त सख्त हमें महसूस होता है, जिस जगह के जो मसल्स हैं ना वो खिंचे हुए होते हैं। और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, वहाँ पे कह लो कि बहुत ज़्यादा शदीद वाली एक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। अब इसको हम लोग मैनेज किस तरह से करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कंटूजन स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स कंसिस्ट ऑफ, ये जो ट्रीटमेंट होता है इसका क्या होता है इनके लिए? हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, इसका एक एक्रोमिया है ना जिसे हम लोग राइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। राइस, आर से क्या आता है? रेस्ट, आइस कंप्रेशन, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि भाई वो रेस्ट करे। जब वो रेस्ट करता है तो कह लो उसकी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म कह लो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। आइस अप्लाई करनी है, अगर जो शुरू के 48 घंटे के अंदर ही कह लो ये एप्लीकेबल होती है, ये जो ये वाली थेरेपी है ना, तो 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर की जाए तब क्या होती है जी? वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है उस एरिया की, और उसकी वजह से कह लो उस एरिया की जो दर्द है ना वो कम महसूस होती है। तो आइसिंग करने का ये पीछे लॉजिक है। इसके अलावा अगर कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन यानी कि उस एरिया पर कोई बैंडेज वगैरह लपेट देना, गर्म पट्टी वगैरह बांध देते हैं ना, ताकि जो है ना वो एरिया कह लो कि आइसोलेट हो जाए एक तरह से थोड़ा, सही है। तो गर्म पट्टी बांधने का, ये कंप्रेशन बैंडेज बांधने के पीछे यही वजह है। और एलिवेशन क्या होता है कि उस एरिया को थोड़ा एलिवेट करके रखें, अगर जैसे लेटे हैं ना तो उसके एरिया को कोई तकिया वगैरह उसके नीचे रख दें, ताकि जो है ना उस जगह की जो ब्लड फ्लो है, सही है, जो ब्लड फ्लो है ना उस एरिया की वो थोड़ी कह लो स्लो चले। अगर उसकी स्लो चलेगी तो कह लो उसकी सिग्नलिंग वगैरह जो ब्रेन तक पहुंच रही है ना वो भी फिर थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो कह लो हमें कम दर्द महसूस होगी और उसकी हीलिंग मैकेनिज्म भी चलता रहेगा। तो ये जो राइस है यही इसकी ट्रीटमेंट है, या कह लो इसका जो मैनेजमेंट है वो यही होता है, राइस। ये याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग आ जाते हैं जी फ्रैक्चर पे। A break in bone or cartilage, although usually a result of trauma, a fracture can be the result of an acquired disease of bone, such as osteoporosis
or of abnormal formation of bone in a congenital disease of bone such as osteogenesis imperfecta, brittle bone disease. Fractures are classified according to their character and location. For example, green stick fracture of the radius. सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो भी फ्रैक्चर होता क्या है? फ्रैक्चर होता है कि अगर आपके कार्टिलेज या आपकी बोन बोन या कार्टिलेज दोनों में से किसी के अंदर भी अगर टियर हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ठीक है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है कि भाई आपकी हड्डी या आपका कार्टिलेज टूटा है ना, तो फिर हम उसको फ्रैक्चर बोलेंगे। अगर ट्रॉमा की बात करें तो आरटीए, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं ना, कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है रोड पे, किसी गाड़ी ने ठोक दिया या इस तरह का, तो वो आ जाता है इसके अंदर फ्रैक्चर में। इसके अलावा अगर किसी बीमारी की वजह से हो गया, जैसे ओस्टियोपोरोसिस में होता है, उसको हम आगे मेनली तौर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारी जो हड्डियाँ वो बुरबुरी हो जाती हैं, उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो वीक हो जाता है, पोरस बोन्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, वो एक पैथोलॉजिकल कॉज आ जाता है। सही है। और इसके अलावा कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है कि भाई जब वो कोई बच्चा जैसे कह लो पैदा हुआ है, तो उसकी पैदाइशी तौर पर इसकी जो हड्डियाँ हैं ना वो कमज़ोर हैं, या कह लो डिफॉर्म्ड ही पैदा हुई हैं, जैसे कि इस डिज़ीज़ में होता है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसे ब्रिटल बोन डिजीज़ कहते हैं। तो इसके अंदर ऐसा होता है। तो कह लो किसी भी वजह से जब हड्डी या कार्टिलेज टूटता है तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। अब इसके हम आगे देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स और इसकी लोकेशन वगैरह। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आ जाता है जी सबसे पहला तो ट्रांसवर्स या नॉन डिस्प्लेस्ड आ जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन एक बीच में जो है ना आ गई है, लेकिन जो हड्डी है ना वो टूट के अलहदा नहीं हुई, वो जुड़ी हुई है। लेकिन अगर वो टूट के अलहदा हो जाएगी ना और बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, हॉरिजॉन्टल वे में ऐसे कट हुई है, ऐसे ही टूट गई, ब्रेक हुई है, तो कह लो, और आपकी हड्डी टूट के अलहदा हो गई, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स डिस्प्लेस्ड। कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि भाई आपकी जो हड्डी है ना वो दो हिस्सों में कह लो कि टूट गई है, और टूटने के बाद वो जो है ना बाहर की तरफ को निकल आई है, ठीक है, आपकी स्किन फाड़ के बाहर को निकल आई है, तो उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। और ओब्लीक में क्या होता है कि अगर ओब्लीक का मतलब ये होता है कि मतलब टेढ़े, जैसे टेढ़ी लाइन होती है ना, उसे हम ओब्लीक कहते हैं। तो अगर टेढ़ा वो लगा है ना, मतलब ब्रेक हुआ है, तो उसको हम ओब्लीक फ्रैक्चर बोलेंगे। कम्युनेटेड क्या होता है जी? कम्युनेटेड के अंदर क्या होता है कि जब बीच में से बोन ब्रेक हुई है ना, तो कह लो वो ब्रेक होने के बाद अंदर से जो उसके पार्टिकल्स हैं ना, यानी जो उसके हिस्से हैं कुछ, वो टूट के बिखर गए हैं, तो वो कम्युनेटेड होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है ये वाला, क्योंकि इसकी रिकवरी फिर बहुत लंबी होती है। और ग्रीन स्टिक जो है ना, ये हमारे को ज़्यादातर छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, यानी उनकी जो बोन्स हैं हल्की सी क्रैक होती हैं साइड से, ठीक है, और हल्की सी क्रैक होती हैं, और बस यही है। और ये जल्दी हो जाता है रिकवर, क्योंकि बच्चों की जो बोन्स हैं वो ज़्यादा थोड़ी वीक होती हैं। यही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ट्रांसफर्स आ गया। लीनियर क्या है? बिल्कुल सीधी एक वर्टिकल लाइन में जो है ना ब्रेक होता है, लेकिन इसके अंदर हड्डी टूट के अलहदा नहीं हुई, हड्डी अपनी जगह जुड़ी है, लेकिन बीच में से कह लो उसका स्ट्रक्चर वीक हो गया, बीच में क्रैक आ गया, लीनियर। सही है। इसके अलावा ओब्लीक नॉन डिस्प्लेस्ड, ठीक है, ओब्लीक डिस्प्लेस्ड। स्पाइरल आ जाता है कि भाई जैसे गोल नहीं, घुमा के, जैसे हमने हमने किसी का, जो हमने पीछे एक एग्जांपल देखी थी, हमने किसी का बाजू मरोड़ दिया, तो मोड़ने की वजह से कह लो कि हड्डी जो है ना टूट के अलहदा होगी। सही है। जैसे किसी को घुमाना होता है ना ट्विस्टिंग मोशन में, तो स्पाइरल वाला जो फ्रैक्चर है ये वो है। ग्रीन स्टिक वही जो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, और कम्युनेटेड जो काफ़ी डेंजरस होता है। फ्रैक्चर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फ्रैक्चर में क्या होता है? इट्स अ ब्रेक और क्रैक इन अ बोन, यानी कि आपकी हड्डी अगर टूट रही है, सही है, या उसमें किसी किस्म का कोई क्रैक आ गया है, तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। इट इज़ अ डिसरप्शन और ब्रेक इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, यानी कि बोन की जो कॉन्टीन्यूटी है ना, जो सीधी सीधी बोन जा रही है, उसके अंदर डिसरप्शन हो जाती है, कह लो कि ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं।
इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसमें प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी क्या होता है जी? ट्रॉमा, जैसे आरटीए, कार एक्सीडेंट हो गया, फॉल हो गया। आरटीए भी इसके अंदर आ जाता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई गाड़ी ने टक्कर मार दी आपको, तो ये कार एक्सीडेंट वगैरह हो गया। फॉल होता है कि भैया जैसे बुज़ुर्गों के अंदर होता है कि भाई उनको फॉल का रिस्क होता है कि वो गिर के जो है गिर जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, वो टूट गई, तो ये एक ट्रॉमा के ज़रिए से हो रहा है। ट्विस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये स्पॉट्स इंजरी होती है या अब्यूज़। अब्यूज़ के भाई किसी ने आपका बाजू मरोड़ दिया, अब्यूज़ में वो आ जाता है। स्पोर्ट्स इंजरी क्या होता है? जैसे फुटबॉल वगैरह खेलते वक्त या इस टाइप की जो गेम्स होती हैं ना, वो खेलते वक्त कह लो आपकी इंजरी होगी। इसके अलावा सेकेंडरी की अगर बात करें, सेकेंडरी कॉज क्या होता है कि जो कि मेन वजह कोई और है जिसकी वजह से ये हो रहा है। प्राइमरी में क्या हो रहा है? एक ही वजह जिसकी वजह से हो रहा है काम। सेकेंडरी में क्या है? मेन वजह कोई और है जिसकी वजह से ये भी हो रहा है। डिजीज़ में बात करें तो जैसे बोन कैंसर आ जाता है, बोन कैंसर की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा पैगेट्स डिजीज़ आ जाता है। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस आ जाता है कि हड्डियों का जो स्ट्रक्चरली तौर पे वो पोरस बोन्स बन जाती हैं, तो ये भी एक वजह है। क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, कम्युनिकेशन और इसके अलावा हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की भी फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं, दर्जा बंदी यानी कि कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हम लोग यानी कि इसकी जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ना, वो इन तमाम बेसिस पर करेंगे। कम्युनिकेशन या नॉन कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हड्डी टूटी है, ठीक है, लेकिन टूटने के बाद अगर वो आपकी स्किन से बाहर आ गई है तो उसको बाहरी इन्वायरमेंट के साथ उसका एक कह लो कि वो बन रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है। या तो ये हो सकता है कि भाई आपकी हड्डी टूटी है और आपकी हड्डी जो है ना टूटने के बाद अंदर ही है, टिश्यूज़ के अंदर ही मौजूद है, तो फिर हम वो नॉन कम्युनिकेशन होगी। या तो हम इस बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, या एनाटॉमिक लोकेशन की वजह से कि अगर उसकी लोकेशन ही इस तरह की है, एनाटॉमिकली तौर पे जो उसकी लोकेशन बन रही है उसकी बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। या तो अगर हमारा जो फ्रैक्चर है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, यानी कि जिसके अंदर आ रहा है ना कि पूरी तरह से टूट गई है, टूट के अलहदा हो गई है, या टूटी है लेकिन जो है ना जॉइंट अपनी जगह मौजूद है, तो स्टेबल और अनस्टेबल आ जाता है। कंप्लीट या इनकम्प्लीट आ जाता है, ओपन या क्लोज्ड आ जाता है। स्टेबल फ्रैक्चर क्या होता है? अकर्स व्हेन अ पीस ऑफ पेरियोस्टियम यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो उसका ठोस वाला हिस्सा होता है बोन का, सबसे ऊपर जो मौजूद होता है, वो क्या होता है जी? जब उसका पीस जो है कोई इंटैक्ट होता है, यानी कि कोई हिस्सा जो है ना जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम बोलेंगे स्टेबल फ्रैक्चर। यानी कि हड्डी फ्रैक्चर है, टूटी हुई है, लेकिन जो है ना वो इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है। जैसे ग्रीन स्टिक इंजरी में हो रहा है, जो मैंने बोला था बच्चों के अंदर हो रही है, हल्का सा क्रैक आ रहा है लेकिन हड्डी जो है ना इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है। ये यानी कि उसका स्ट्रक्चरली तौर पर पूरी तरह से ब्रेक होके अलहदा हो गई हो, ऐसा नहीं होता। तो इसके अलावा स्पायरल आ जाता है, ट्रांसवर्स आ जाता है, वो भी इसमें ही आता है। अनस्टेबल में क्या होता है जी? ग्रोसली डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग इंजरी एंड इज़ अ साइट ऑफ पुअर फिक्सेशन, जैसे कम्युनिटेड या ऑब्लीक होता है। इसमें क्या होता है जी? हड्डी टूट के अलहदा हो जाती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है, तो वो इसमें आ जाता है अनस्टेबल में। ओपन फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर में कंपाउंड आ जाता है, और फ्रैक्चर बोन डेट ब्रेक्स थ्रू द स्किन। क्लोज में क्या होता है? फ्रैक्चर बोन डेट डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द स्किन। जो हमने शुरू में बात की थी ना, कि एक होता है कि भाई ये क्या है, कम्युनिकेशन कर रही है, और एक में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रही, नॉन कम्युनिकेशन। तो वही वाला सीन इसमें भी हो रहा है कि ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो हड्डी है वो ब्रेक तो हुई है, यानी कि हड्डी जो है ना स्किन को फाड़ के बाहर निकल आई है टूटने के बाद, ये हो रहा है ओपन फ्रैक्चर में, जिसे हम लोग कंपाउंड भी कहते हैं। और एक होता है सिंपल फ्रैक्चर, जिसे हम क्लोज्ड भी कहते हैं। उसमें क्या होता है? हड्डी टूटी है लेकिन स्किन को फाड़ के बाहर नहीं निकली, स्किन आपकी इंटैक्ट है लेकिन आपकी जो बोन है वो अंदर से टूट गई है। ग्रीन स्टिक आ जाता है जी, ये मैंने जैसे पहले बोला कि ये एक ब्रोकन इसमें हड्डी होती है, लेकिन ये इनकम्प्लीट टाइप ऑफ फ्रैक्चर होती है, इनकम्प्लीट होता है, पूरी तरह से हड्डी टूटती नहीं है, कुछ हिस्सा सिर्फ क्रैक आता है लेकिन बाकी की हड्डी इंटैक्ट होती है।
और ये कॉमनली तौर पर हमें पीडियाट्रिक्स के पेशेंट्स में यानी बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। और क्योंकि जो उनकी हड्डियाँ होती हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं अडल्ट्स की बनिस्बत, उनकी जो हड्डियाँ वो कह लो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ये ग्रीन स्टिक ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर और कम्युनिटेड फ्रैक्चर हम लोग कब कहते हैं, अगर हड्डी के जो टुकड़े हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर हम इसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर कह सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग इसे नहीं कहते। ट्रांसफर्स भी हम लोगों ने पीछे देखा था, ओब्लीक भी देख लिया था, स्पाइरल भी आ जाता है, ट्विस्टिंग इंजरी आ जाती है, डिस्प्लेस्ड ओवर राइडिंग आ जाती है जी। लॉन्गिट्यूडनल जो लीनियर फ्रैक्चर होता है ना, जो से बोन है उसके बीच में एक वर्टिकल लाइन आ रही है, उसे जिसे हम लीनियर फ्रैक्चर पीछे देख के आए थे उसे ही लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अवल्जन आ जाता है, यानी कि जो उसके बोन का वो वाला हिस्सा होता है ना, जो कि जैसे 2 बोन्स है उसका जो बिल्कुल बॉर्डर वाला हिस्सा होता है, जो बिल्कुल एंड वाला हिस्सा होता है, अगर वहाँ पर क्रैक आ जाए या वो बोन का हिस्सा टूट कर अलहदा हो जाए तो उसे हम लोग अवल्जन कहते हैं। ये देख लेते हैं जी, ये वही वाली सारी टाइप्स हैं। ये अवल्जन, ये जो इधर आ रही है ना, ये वाली जो बोन का बिल्कुल कह लो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है ना, वो वाला उसका बॉर्डर टूट के अलहदा हो जाता है, तो ये अवल्जन कहलाता है। अब साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें ना, ब्रोकन बोन की यानी टूटी हुई हड्डी के साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है ब्रूजिंग ओवर द साइट। जो साइट है, जो जगह टूटी हुई है, ठीक है, वहाँ पर ब्रूजिंग हो जाती है। रिड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी और मसल, आपकी जो मसल की मूवमेंट है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा अपीयरेंस ऑड दिखेगी, वो तो लाजमी दिखेगी क्योंकि उस जगह पर सोजन हो जाएगी, डिस्कलरेशन होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है, पेन भी महसूस होगी। और कह लो वहाँ पे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं तो उसकी वजह से भी कह लो कि एक रेडनेस सी भी महसूस होगी। ऑड अपीयरेंस तो लाजमी है। इसके अलावा क्रैकलिंग साउंड्स आ जाते हैं, यानी कि जब टूटी हुई हड्डियाँ आपस में जब रगड़ेंगी, रब होंगी, तो क्रिप्टस एबनॉर्मल साउंड एक प्रोड्यूस होता है, जिसे ग्रेटिंग साउंड भी कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्रैकलिंग साउंड आ जाता है ये। इसके अलावा एडिमा और एरिथमा एट द साइट, एडिमा यानी सोजन और एरिथमा क्या है यानी कि रेडनेस हो जाना। और इसके अलावा न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट भी आ सकती है, जिसे 6 पीज़ है। ये जो 6 पीज़ है ना, ये लाजमी हमारे को याद रखने हैं, जो कि बोन फ्रैक्चर को अवेल्यूएट करने के लिए, कह लो उसकी असेसमेंट करने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो 6 पीज़ है ना, ये लाजमी याद रखना है। तो बाकी एक रिव्यू मार लेते हैं। ब्रोकन का क्या है, ब्रूजिंग हो रही है, ये रिड्यूस मूवमेंट हो रही है, ऑड अपीयरेंस आ रही है, क्रैकलिंग साउंड्स आ रहे हैं, अडीमा और रिदमा आ रहा है, और न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट आ रही है। इनको हम आगे डिटेल में देख रहे हैं, जो न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट है आगे आएंगी। असेस पेशेंट डिस्कम्फर्ट लेवल एंड इनकरेज। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं जी नर्सिंग इंटरवेंशंस, यानी कि वो काम जो कि अब हमारे को एज अ नर्स क्या क्या चीज़ें जो है ना करनी होती हैं। Assess patient discomfort levels and encourage patient to describe type and location of pain। हम पेशेंट के डिस्कम्फर्ट लेवल को, उसके एनजाइटी लेवल को, यानी कि कितनी उसको बेचैनी हो रही है, उसके लेवल को हम लोग क्या करते हैं जी, असेस करते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो बताए कि उसको किस टाइप का, किस किस्म का दर्द महसूस हो रहा है और किस जगह पर दर्द महसूस हो रहा है। फिर हम यूटिलाइज़ करते हैं मेजर्स को ताकि उसके पेन को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा पोजीशन करते हैं कंफर्ट देने के लिए, ताकि उसकी पोजीशनिंग वगैरह करते हैं कि वो कंफर्ट महसूस करे, सुकून महसूस करे। और इसके अलावा असिस्ट करते हैं जी फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पोजीशन, यानी कि फ्रीक्वेंटली तौर पर बार बार उसकी चेंजेस वगैरह करते हैं, बदलाव वगैरह करते हैं उसकी पोजीशन के अंदर। उसमें असिस्ट करवाते हैं उसको, तो उसको मदद करवाते हैं, क्योंकि वो खुद से नहीं कर पाता। अगर उसकी फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, बोन वगैरह कोई अगर जैसे पेल्विस वगैरह इस तरह की कोई है, तो फिर वो खुद से नहीं कर पाता,
तो उसमें भी कह लो कि उसको असिस्ट वगैरह करवाना पड़ता है। प्रोवाइड बैक मसाज 2 और 3 टाइम्स अ डे, 2 से 3 दफ़ा दिन के अंदर उसकी कमर पर मसाज करनी है ताकि वो कंफर्ट महसूस करे। इसके अलावा प्रोवाइड और असिस्ट हाइजीन केयर, उसको हाइजीन केयर प्रोवाइड करनी है, और उसको अगर वो कर सकता है खुद सही, अगर कुछ डिग्री कर सकता है वो, तो उसको हमने असिस्ट करवाना है, उसकी उसमें मदद करवानी है ताकि वो कर पाए। इनकरेज एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज फॉर नॉन मोबिलाइज जॉइंट, अगर नॉन मोबिलाइज्ड जॉइंट्स हैं यानी कि उसके जॉइंट्स जो हैं वो मुकम्मल तरीके से बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे, फंक्शन नहीं कर रहे, मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे जी, एक्टिवली तौर पर और पैसिवली रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे, यानी उसके जॉइंट को जो है ना हम खुद से थोड़ा मूवमेंट करवाएंगे ताकि जो है ना वो अपने मूवमेंट्स को थोड़ा हिलाता डुलाता रहे, ताकि उसकी जो मूवमेंट है ना, रेंज ऑफ मोशन, वो थोड़ा इम्प्रूव हो। हैंडल द अफेक्टेड एक्सट्रेमिटी जेंटली, सपोर्ट इट विद हैंड्स और पिलो, हाथों या तकिए का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, उसके अफेक्टेड जो उसका हिस्सा मुतासर है ना, यानी कि जहाँ पर फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, उसको बड़ा एहतियात से जो है ना उसको हैंडल करेंगे, ठीक है, कि कोई डैमेज वगैरह ना हो जाए। इसके अलावा तकिया या तकिया वगैरह रखेंगे, सही है, उसके डैमेज्ड एरिया के नीचे, ताकि वो एरिया जो है ना कह लो कंफर्ट में रहे, सही है, और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट वगैरह ना हो। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स आ जाती हैं, ठीक है, जो डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ करदा पेन किलर्स वगैरह होंगी वो हम पेशेंट को देंगे टाइम टू टाइम। इसके अलावा एवेल्यूएट एंड रिकॉर्ड पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन एंड पेन रिडक्शन टेक्निक्स, एवेल्यूएट करेंगे यानी कि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पेशेंट के रिस्पॉन्स को कि मेडिकेशन एंड पेन रिडक्शन टेक्निक्स, यानी कि हमने पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दी, दवाई लगा दी उसको, या अगर खिलाने वाली होगी तो हम वो भी कर देंगे, ठीक है। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि आया कि जो दवाई हम लोगों ने उसको लगाई है कि उसने उस पर असर किया भी है कि नहीं, या पेशेंट को अभी भी जितनी शिद्दत की पहले दर्द महसूस हो रही थी उतनी ही दर्द अभी भी मतलब महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भी दवाई ने काम नहीं किया, तो इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, असेस करना है अगर ऐसा कुछ होता है तो। अवेल्यूएट द न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस, जो न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस उसको हम अवेल्यूएट करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे, ठीक है। असेस अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी फॉर पेन, कलर, टेम्परेचर, एडिमा, मोटर एबिलिटीज़, एबनॉर्मल सेंसेशंस या कैपिलरी रीफिल, ठीक है। इसमें हम जायज़ा लेंगे उन उस एक्सट्रीमिटी का, ठीक है, जो कि अफेक्टेड है, जिस जगह पर फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, सही है, उसका हम जायज़ा किस तरह से लेंगे, उस पर देखेंगे भाई पेशेंट को दर्द महसूस हो रही है, उसका कलर देखेंगे, ठीक है, कलर किस तरह का है कि डिस्कलरेशन वगैरह तो नहीं हो रही। टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर इसलिए देख रहे हैं अगर उस जगह पर ऐसा कुछ हुआ होगा तो वहाँ पर क्या होगा, अडीमा होगा, अडीमा होगा तो कह लो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ हुई होगी, जिसे हम कहते हैं ना हाइपर वेस्कुलरिटी, वो हुई होगी, एडिमा आ जाता है। फिर मोटर एबिलिटीज़ भी कह लो उसकी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हुई होंगी, यानी कि वो जो मूवमेंट वगैरह जो है ना सही तरह से नहीं कर पा रहा होगा। एबनॉर्मल सेंसेशंस आ जाती हैं, जैसे नम्बनेस या पैरेस्थीसिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे चूंटियाँ काट रही हैं उस एरिया पर, या सेंसेशन लॉस हो जाएगी, ये भी हो सकता है। कैपिलरी रीफिल देखेंगे, जो कि किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि भाई ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे कैसी जा रही है, ठीक है। अगर नहीं सही तरह से पहुँच रही होगी तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे न्यूरोवेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या नर्व कॉम्प्रेशन हुई है, ठीक है। एजुकेट द पेशेंट इन यूज़ ऑफ इमोबिलाइजिंग डिवाइसेस, हमने एजुकेट करना है, सिखाना है अपने पेशेंट को कि इमोबिलाइजिंग डिवाइसेस का किस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे कह लो प्लास्टर वगैरह का इस्तेमाल होता है ना, या जैसे एक बाजू में पहनने वाले जो कफ सा होता है, जो टूटे हुए जिनका अगर बाजू वगैरह टूट जाता है तो वो पहनते हैं, ठीक है। या जो होती है ना जैसे वॉकर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि अगर पैर की कोई फ्रैक्चर वगैरह हो ताकि उस एरिया पर प्रेशर ना अप्लाई हो, तो इस तरह की जो डिवाइसेस वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है हमने पेशेंट को सिखाना है। यूटिलाइज सेफ्टी डिवाइसेस, ठीक है,
प्रोवाइड बैलेंस डाइट, ऐड हाई प्रोटीन डाइट एंड सप्लीमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, विटामिन सी वगैरह। इसके अलावा डाइट का बड़ा ख़ास किरदार है, क्योंकि जो हमारी रिकवरी होती है वो डाइट से जो हमारे को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं उसी के ज़रिए से हमारी रिकवरी होती है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट फ्राहम करना तो कह लो ये एक असेंशियल या हायर प्रायोरिटी में आती है हमारी चीज़। और हमने जो डाइट प्रोवाइड करनी है उसके अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देना है पेशेंट को। ठीक है, प्रोटीन से क्या होता है कि हमारे मसल्स वगैरह जो है ना कह लो बनते हैं, क्योंकि हमारे जो उनकी है ना जो रिकवरी है उसके अंदर कह लो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। और अगर प्रोटीन जो सस्ता वे अगर देखा जाए ना, जो आसानी से हमारे को प्रोटीन मिल जाता है, वो जो एग वाइट होता है ना, यानी एग का जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो कॉमनली तौर पर हमें मिल जाता है, जो सस्ता भी होता है। इसके अलावा मछली वगैरह भी आ जाती है, मीट वगैरह से भी मिलता है, रेड मीट जो होता है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स वगैरह भी ले सकते हैं, प्रोटीन के भी जैसे आते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह, और विटामिन सी, कैल्शियम वगैरह। ठीक है, जो कि हड्डी को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, विटामिन सी क्या करता है जी, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, और फिर कैल्शियम ज़्यादा बनेगा तो फिर वो उतना ही ज़्यादा बोन डेंस बनती है, बोन ठोस बनती हैं, उसकी फॉर्मेशन होगी। अब ये जो हमने शुरू में बात की थी ना 6 P's, वो 6 P's ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये तो कह लो लाजमी रट लेना, याद रख लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेन की अगर हम बात करें तो पेन शुरू में तो अर्ली साइन होता है। शुरू शुरू में क्या होगा, आपको दर्द महसूस होगी। अगर आपके कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ है तो आपकी शुरू शुरू में दर्द महसूस होगी, ये तो कॉमन है। उसके बाद क्या होगा, पेरेस्थीजिया होगा, यानी कि पेरेस्थीजिया भी अर्ली साइन हो सकता है। लेकिन वैसे क्या है, पेरेस्थीजिया होता है कि एक भी टिंगलिंग या नंबनेस सेंसेशन, यानी कि वो एरिया सुन्न हो जाएगा और उस एरिया पर आपको दर्द महसूस होगी। मतलब दर्द महसूस नहीं होगी, वो कह लो कि सुन्न हो जाएगा, जैसे चूंटियाँ काट रही होती हैं ना, वैसी सेंसेशन महसूस होगी पेरेस्थीजिया में। उसके बाद पैलर आ जाता है। पैलर में होता है कि भई आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रही है, तो कह लो आपको जैसे येलोइश सा होता है ना, जैसे येलोइश सी इस तरह की एक पेलनेस सी या डिस्कलरेशन जो है ना आपको दिखेगी। ठीक है, इसके अलावा फिर पैरालिसिस आ जाता है, यानी कि वो एरिया पैरालाइज हो जाएगा, बिल्कुल आप उसको मूव भी नहीं करा पाओगे। ठीक है, वो अपनी जगह पे जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा, आप उसको मूव नहीं कर पाओगे वॉलंटरी तौर पर। फिर पोइकिलोथर्मिया, यानी कि ठंडा हो जाएगा, वो जो एरिया है ठंडा हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है वो कोल्ड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जिसकी वजह से उस एरिया को ब्लड सप्लाई सही नहीं पहुंच पा रही, तो ये जो है ना वो एरिया हमारे को ठंडा ठंडा महसूस होगा। इसके अलावा पल्स लेसनेस होगी। फिर एट दी एंड क्या होगा कि वहाँ पे हमारे को पल्स वगैरह भी महसूस नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि भाई न्यूरोवेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट होगी, या नर्व्स, या तो नर्व कंप्रेशन हो गई है, या आपकी कोई ब्लड सप्लाई जो है ना कट ऑफ हो गई है उस एरिया की, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, पल्स वगैरह महसूस नहीं हो रही। तो यही 6 P's हैं हमारे न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट के। ठीक है, जो बोन फ्रैक्चर के अंदर किए जाते हैं। अगर हड्डी टूट गई है ना अगर किसी पेशेंट की, तो ये तमाम 6 चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने जिनका लाजमी जायज़ा लेना है जब हमारे पास पेशेंट आएगा बोन फ्रैक्चर के साथ। अच्छा, अब इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो बोन रिडक्शन, पुटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन बैक इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, क्लोज रिडक्शन डन मैनुअली नॉन सर्जिकली, कास्ट, प्लास्टर और फाइब्रस ग्लास प्लेस टू कीप बोन ब्रोकन बोन इन प्लेस टू अलाउ इट टू हील, रिमेंबर अबाउट कास्ट, मोनिटर। अच्छा, पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं जी, बोन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन। बोन रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो है ना सर्जिकली तौर पर हड्डी को जो है ना उसकी जो असली लोकेशन है ना वहाँ पर उसको जो है ना अटैच कर देते हैं सर्जरी के ज़रिए से। ठीक है, जो फ्रैक्चर है उसको हम जोड़ देते हैं सर्जिकली तौर पे। और जो नॉन सर्जिकली तौर पे होता है वो उसको मैनुअली तौर पर किया जाता है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, कास्ट, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर हम तस्वीरों में भी देखते हैं कि अगर किसी कोई हड्डी वगैरह, पैर वगैरह या कोई टांग वगैरह टूट जाती है तो उस पर ऐसे पट्टी चढ़ा देते हैं, ऐसे वो प्लास्टर से लगा देते हैं एक। सही है, तो उसे ही हम लोग कास्ट करते हैं। ठीक है, उसका क्या होता है जी, वो उस बोन को एक ही जगह पर रखता है। सही है, उसको एक ही जगह पर फिक्स करके रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है
कि हड्डी जो है ना मैनुअली तौर पर खुद ब खुद ही जो है ना जुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। और अलाइनमेंट जो है ना उसकी फिर सीधी रहती है। तो उसका यही काम होता है कि भाई हड्डी को सीधा करके रखे ताकि जो है ना वो प्रॉपरली तौर पर अलाइन होकर जुड़ सके। तो क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन में यही फ़र्क है, ये बोन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन में। रिमेंबर अबाउट कास्ट। अब कास्ट के बारे में हमारे को क्या याद रखना है, ये कास्ट जो है ये वो वाला नहीं है जो होता है ना कि भाई आपकी कास्ट क्या है, मलिक, खान, भट्टी, है वो वाला कास्ट नहीं है। कौन से वाला है? जो कि हड्डी पे लगाया जाता है, टूटी हुई हड्डी पे। मॉनिटर फॉर कंपार्टमेंट सिंड्रोम 6 P's, वही जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं वही वाले आ गए। मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, हॉटस्पॉट्स इन द कास्ट, सीवियर पेन या फीवर। अगर पेशेंट को बुखार हो रहा है, शदीद दर्द महसूस हो रही है, ठीक है, या उसके जो कास्ट है ना जो लगी हुई है वहाँ पर उसको जो है ना से हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, अगर हमारे को दिखाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई उस एरिया पर पेशेंट के कह लो कि इन्फेक्शन हो गया, जहाँ पर कास्ट लगाया गया था ना उस एरिया पर इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसको भी हमने मॉनिटर करना है। कीप द कास्ट एंड एक्सट्रीमिटी एलिवेटेड अबव द हार्ट लेवल, डिक्रीज स्वेलिंग। हमने जो कास्ट है ना जिस एरिया पर लगाई गई है और जो एक्सट्रीमिटी है, यानी जिस एक्सट्रीमिटी पर हम लोगों ने कास्ट को अप्लाई किया है उस एरिया को हार्ट के लेवल से एलिवेट करके रखना है, थोड़ा ऊपर करके रखना है, सही है। जिसकी वजह से क्या होगा जी, उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है ना वो थोड़ी मेंटेन रहेगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा ब्लड वगैरह वहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि वो एरिया की मूवमेंट वगैरह तो हो नहीं रही, तो प्रॉपरली तौर पर ब्लड जो है ना वो जैसे आ रहा जा रहा है ना, उसकी जो एक कह लो वो हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वो प्रॉपरली तौर पर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पर ही जमा होना शुरू हो जाता है और उस एरिया पर एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये होता है कि उस एरिया को हार्ट के लेवल से थोड़ा एलिवेट करके रखा जाए। Apply ice packs to the cast for the first 2 days to decrease swelling. जैसे मैंने पहले बोला था कि 48 आवर्स या कह लो 2 दिनों तक जो आइस पैक्स या आइस थेरेपी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस एरिया पर जहाँ पर कास्ट अप्लाई किया होता है ताकि सोजन को, स्वेलिंग को डिक्रीज़ किया जा सके। इवन ड्राइंग फॉर न्यू कास्ट बाय टर्निंग एवरी 2 आवर्स। इवन ड्राइंग फॉर न्यू कास्ट बाय टर्निंग एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे बाद आपने क्या करना है जी, जो ड्राई हो जाएगी ना कास्ट, उसके ऊपर फिर मज़ीद थोड़ी लगाते जानी है जब आप लगा रहे होगे सही से न्यू न्यू। मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, पेटल द कास्ट, यूज सॉफ्ट टेप कोल्ड मोलस्किन अराउंड द एज टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। जब आप अप्लाई कर रहे होगे ना ये कास्ट को, ठीक है, तो आपने स्किन की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखना है कि भाई आपकी जो स्किन है ना वो रप्चर वगैरह ना हो, सही किसी जगह से फटे नहीं या डैमेज ना हो, उसको भी आपने मेंटेन करके रखना है। जब आप कास्ट अप्लाई करोगे आप क्या करोगे जी, सॉफ्ट टेप होती है कि जिसे हम लोग मोलस्किन के नाम से जानते हैं, उसकी एजेस, उसको क्या करना है जी, आपने अपनी स्किन की एजेस पर जो है ना लगा देनी है, ठीक है। मोलस्किन ये जो टेप है, सॉफ्ट टेप है, वो क्या करेगी जी, आपकी स्किन को ब्रेक डाउन होने से प्रिवेंट करेगी, रोकेगी। कीप कास्ट ड्राई एंड नेवर स्टिक एनीथिंग अराउंड टू स्क्रैच एंड ईच। ये कह रहे हैं कि भाई अपना जो आपका कास्ट अप्लाई किया गया होगा ना इसके ऊपर, आपके जो एरिया पर, सही है, एक्सट्रीमिटी पर, उसको आपने जो है ना ड्राई होने देना है, ठीक है। और उसको जो है ना किसी भी चीज़ से, सही, किसी भी चीज़ से उसको जैसे होता है ना खारिश वगैरह हो रही है, तो आपने देखा होगा ऐसे हाथनुमा ऐसे स्ट्रक्चर सा बना होता है, उसको जो खारिश करने के लिए इस्तेमाल होता है, कमर पे भी होता है। तो कह लो उस तरह के जो इस तरह की डिवाइसेस वगैरह होती हैं ना, या कोई भी ऐसी चीज़, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना कास्ट के अंदर अपने, अगर आपको खारिश वगैरह हो रही है तो उसको खुजलाने के लिए, क्योंकि वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। आगे ओपन रिडक्शन आ जाता है। पहले हम लोगों ने किसकी बात की थी, क्लोज रिडक्शन की बात की थी। अच्छा, बोन रिडक्शन जो मैंने पहले बात की थी ना वो क्या था जी, ये एक तरीका होता है, सही है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हड्डी को वापसी उसकी जगह पर लाने के लिए, ठीक है। अब इसमें दो आ जाते हैं, क्लोज्ड होता है और ओपन होता है।
जो क्लोज्ड होता है वो नॉन सर्जिकली तौर पे होता है, जिसमें हमने कास्ट अप्लाई किया है। और जो दूसरा होता है ना वो ओपन रिडक्शन होता है, जिसके अंदर हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। डन सर्जिकली टू पुट फ्रैक्चर्ड बोन बैक इन इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड अ फिक्सेशन डिवाइस यूज्ड, और इसके अंदर फिक्सेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है, यानी कि अंदर की तरफ किया जाएगा या बाहर की तरफ। अंदर के अंदर क्या होता है कि भाई हम लोग कील डाल देते हैं, ठीक है, कील जो है उसको सीधा करके रखते हैं, नेल्स प्लेस करते हैं। और एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है, हम लोग मेटल ब्रेसेस या स्क्रूज वगैरह इसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जो कह लो पूरा एक स्केलेटन या ढांचा सा बन जाता है उसके इर्द गिर्द। ठीक है, जो कि आपके अलहदा से बाहर निकला हुआ दिख रहा होता है, और उसको जो है जैसे जाला से बनाया है ना इसके ऊपर, ये आपने तस्वीर में भी दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह का जो है ना ये बन जाता है। ठीक है, इंटरनल में क्या हो रहा है जी, हम लोग पिन्स, रोड्स, प्लेट्स, स्क्रूज या का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सटर्नली, या एक्सटर्नली तौर पे जो है ना कह लो इतने ज़्यादा दिखते नहीं हैं हमारे को, सही है, उनके बस कुछ हिस्से बाहर होते हैं, बाकी सारे वो अंदर ही होते हैं। बाकी एक्सटर्नल की अगर हम बात करें ना, तो इसके अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा ढांचा है ना, पूरा स्किन से बाहर निकला होता है, सही है। इसमें मेटल ब्रेसेस और स्क्रूज वगैरह आ जाते हैं। अब अगर हम ट्रैक्शन की बात करें, अलाइंस द बोन विद अ कांस्टेंट स्टेडी पुलिंग एक्शन, मेक श्योर द वेट्स आर हैंगिंग फ्रीली एंड नॉट ऑन फ्लोर, नेवर रिमूव वेट्स विद MD order, pin care and monitor for infection, odorous, draining, redness, pain, neurovascular status 6 Ps, overhead trapeze bar to move around in bed। अच्छा, जो हम लोगों ने पीछे ट्रैक्शन पढ़ी थी ना, जो एक स्केलेटल आ रही थी और एक दूसरी वाली आ रही थी, जो स्किन की ट्रैक्शन आ रही थी, ठीक है, तो उसकी कुछ मैनेजमेंट है जो कि हम लोगों को, या इंटरवेंशन है, ठीक है, जिनका हमारे को ख्याल रखना है जिसके बीच में। सबसे पहले क्या है जी, कांस्टेंट स्टेडी पुलिंग एक्शन, यानी कॉन्स्टेंटली तौर उसको बोन जो है ना अलाइन होनी चाहिए, सही प्रॉपरली तौर पे सीधी होनी चाहिए, और फिर ही उसके कह लो कॉन्स्टेंटली तौर पे स्टेडी पुलिंग एक्शन होना चाहिए। ठीक है, सीधा एक पुल वाला जो एक एक्शन हो रहा है ना, कॉन्स्टेंटली तौर पे होना चाहिए। मेक श्योर द वेट्स आर हैंगिंग फ्रीली नॉट ऑन फ्लोर, हमने मेक श्योर करना है, यानी यकीन दहानी करनी है कि जो वेट्स है ना, जो वज़न लटकाए हुए हैं हम लोगों ने, वो हैंग कर रहे हों, लटके हुए हों, ना कि फ्लोर के साथ चिपके हुए हों, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सारे का सारा जो वेट है वो कह लो जो ज़मीन के ऊपर एग्जर्ट हो रहा होगा, वो हैंग नहीं हो रहा होगा, तो वो बोन पे अप्लाई ही नहीं होगा। तो इसको भी हमने लाजमी जो है ना ख्याल रखना है। इसके अलावा कभी भी हम लोगों ने, अगर कोई MD आपका मेडिकल डॉक्टर वगैरह भी उसने बोला है ना, उसका भी अगर कोई ऑर्डर वगैरह हो ना, तब भी आपने वेट्स को रिमूव नहीं करना। ठीक है, अनटिल ने अनलेस उसकी जो बोन है ना उसकी प्रॉपरली तौर पर ठीक ना हो जाए। ठीक है, उसके एक्सरेज होंगे, पूरी तरह से देखा जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी कि भाई अच्छा सही आया, आपकी बोन जो है ठीक हो गई है, तो फिर ही उसके वेट्स वगैरह रिमूव होंगे या जो भी उसकी मैनेजमेंट होगी। अदरवाइज़ ये भी नहीं है कि डॉक्टर ने आपको बस बोला कि भाई ये कर दो तो आप फ़ौरन ही कर दो, उसके पीछे पहले कोई वजह होनी चाहिए। सही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पिन केयर की अगर बात करें, एंड मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, इसमें हम लोग अगर पिन्स वगैरह लगी है ना, नेल्स वगैरह एम्बेडेड है उसकी हड्डी के अंदर, जो हमने पहले पीछे इसमें देखा है, ठीक है, स्क्रूज लगे हैं और ये सब चीज़ें, तो हमने उनकी भी केयर करनी है, सही है, उनका भी ख्याल रखना है। और इसके अलावा इन्फेक्शन को भी मॉनिटर करना है कि भाई कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, कि अगर भाई पेशेंट का जहाँ पर नेल्स वगैरह लगे हुए हैं वहाँ से उसके ड्रेन हो रहा हो, पस वगैरह निकल रही हो, या ऑड्रिस यानी कि गंदी सी बदबू वाला फ्लूइड जो है बीच में से निकल रहा हो, सही है, वहाँ पर रेडनेस हो रही हो, स्वेलिंग हो रही हो, पेशेंट को दर्द महसूस हो रही हो, तो ये इन तमाम चीज़ों को भी हम लोगों ने मॉनिटर करना है। इसके अलावा वही जो न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस के 6 Ps आ जाते हैं, 6 Ps, वही जो आ जाते हैं अपना, जो हम लोगों ने पहले देखे हैं, ठीक है, उनको भी हमने देखना है इसके अंदर भी। ओवर हेड ट्रेपेज बार टू मूव अराउंड इन बेड, ट्रेपेज बार जो होते हैं ना, जो साइडों पर बार्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है, हमने उस पेशेंट के जो है ना ऊपर करके रखने हैं, ठीक है, कि पेशेंट जो है ना हम फॉल के रिस्क से प्रिवेंट करके रख सकें। ठीक है,
और पेशेंट जो है ना मतलब कि सेफ़ रहे, ठीक है। तो यही एक सारा आज के जो हमारा टॉपिक था। अभी मैंने इसका पार्ट 1 ही सिर्फ डिस्कस किया है। बाकी पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, सारे डिजीज़ वगैरह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड हैं, फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज का जो टॉपिक था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब इससे आगे फिर हम लोग दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। मैंने कोशिश की कि जितना इजी वे में समझा सकूँ उतना इजी वे में समझाऊँ, जितने टिप्स एंड ट्रिक्स भी बीच में दे सकूँ वो भी दे सकूँ, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया आप सबका देखने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। उससे मेरे को अप्रिसिएशन महसूस होगी कि भाई मेरी जो एफ़र्ट्स हैं वो हलाल हो गई। और इसके अलावा आप लोगों को मेरी जो बातें हैं, मेरा जो लेक्चर है वो समझ आया, मैं इसको ये कंसिडर कर लूँगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।